बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमसा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि हम आपको हर रोज़ अपने प्रोग्राम में अवेयर कर रहे थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो केसेस में कमी होना शुरू हुई थी, अब वो दोबारा जो है इजाफा होना शुरू हो गया है, जो कि बड़ी सूरत हाल ख़राब होती जा रही है, जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था कि फोर्थ वेव आ सकती है। तो आपने एहतियात करनी है। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि पाबंदियां गवर्नमेंट की जानिब से नरम की गई हैं, तो अवाम जो है उन्होंने एहतियात करना ही छोड़ दिया। अब NCOC की जानिब से इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि शायद सख्तियाँ फिर से कर दी जाएंगी, शायद फिर से कुछ पाबंदियाँ लग सकती हैं। ख़ासतौर पे हम रेस्टोरेंट्स की बात करें, सिनेमा हॉल्स की बात करें, या जो पहले सख्तियाँ की गई थी वो सख्तियाँ फिर से हो सकती हैं। वजह क्या है? हमने एहतियात नहीं की है। जैसी गवर्नमेंट थोड़ी सी कोशिश करती है कि सबको रिलैक्स किया जाए, हम इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि हम मास्क भी नहीं लगाते। आज भी हम आ रहे थे, हम दोनों आपस में बात कर रहे थे कि कितने हम 10 लोगों को देखें तो शायद 2 ने अंदर से मास्क लगाया होता है, और वो बाकी 8 फिर से उनको ऐसे देख रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं तुम तो बेवकूफ़ लोग हो कि तुमने मास्क लगाया है। हालांकि बेवकूफ़ वो 8 लोग हैं जो मास्क नहीं लगा रहे। ऐसे ही है। और अगर मार्केट से सूरत हाल देखें हमजा, तो वो तो बहुत ही हैरानकुन है। वहाँ पर बिल्कुल पता ही नहीं है कि कोविड यहाँ पर है भी कि नहीं। हमारे मुल्क में इस तरह की सूरत हाल है। लेकिन NCOC ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है, और इजलास में SOPs पर अमल दरामद ना होने पर सख्त पाबंदियों का फैसला लेने का इंदिया भी दे दिया है। अब कर लें बात, आप लोग तो मानने को तैयार नहीं है, तो फिर जब सख्ती की जाती है उस वक्त आप ये कहते हैं कि हुकूमत पता नहीं हमारे से कौन से बदले ले रही है, हमारी दुश्मन है हुकूमत और क्या करे? खोल के देख नहीं लिया हुकूमत ने कि फिर से आप लोग क्या कर रहे हैं? वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए से डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी यही कहा है कि गुज़श्ता हफ्ते के आदाद शुमार ये हमें बता रहे हैं कि कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है, और दूसरी जानिब हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रही है। वैक्सीन मंगवा कर हम देख रहे हैं कि वैक्सीन के जो ऑर्डर्स हैं वो आ भी रहे हैं और मजीद भी आने वाले हैं। लेकिन रवा माह तकरीबन 1.5 करोड़ वैक्सीन डोजेज जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचेंगी, जिसमें से 90% वैक्सीन पाकिस्तान ने खरीदी है। और वैक्सीन में मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, इसके अलावा साइनोवैक वगैरह भी शामिल है। जबकि पाकिस्तान को रवा माह कोवैक्स से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मिलने का इम्कान जाहिर किया गया। अच्छा, अब जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है NCOC की जानिब से, आखिर ट्रेंड्स क्या देखे जा रहे हैं? हम देख रहे हैं ईद उल अज़हा जो है वो आने वाली है और मंडियाँ लग चुकी हैं, मवेशी मंडियाँ। तो क्या ख़तरात हैं? क्या सोचा जा रहा है? क्या वाकई सख्त जो हैं फिर से फैसले किए जा सकते हैं? छुट्टियां या ज़्यादा की जा सकती हैं? बात कर लेते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी है डॉक्टर नौशीन आमिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, क्या ट्रेंड आप लोग देख रहे हैं इस वक्त? मतलब अभी हम देखें तो शरह 3% से नीचे है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या कहाँ तक ये शरह पहुँच सकती है? परेशानी की बात इसमें क्या है? आप लोग ट्रेंड क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कि जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा था कि शरह जो थी वो 2 से भी नीचे आ गई थी, 1 हो गई थी, और बाज़ शहरों में 1 से भी नीचे चली गई थी। तो वो बड़ी मतलब कि हौसला अफजा बात थी। और उसी के पेश नज़र जो है ये माशी सरगर्मियाँ दोबारा खोलने का फैसला किया गया था, और रिलैक्सेशंस दी गई थी, पाबंदियाँ कम की गई थी। मगर उस वक़्त भी हुकूमत एक ही चीज़ के ऊपर जोर दे रही थी कि पाबंदियाँ नरम की जा रही हैं, मगर SOPs की जो अमल दरामद है वो उसी तरह से रहेगा, और उन पे सख्ती से ही अमल दरामद करना होगा लोगों को। मगर अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा है कि जिस तरह से पिछली वेव्स के अंदर के जब भी माशी सरगर्मियों को खोला गया तो एक ग्रेजुअल इंक्रीज आया। इसके अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, मार्केट प्लेसेस भी हैं, और जो हमारी रिक्रिएशनल पार्क्स वगैरह सारी तमाम जगहों को पिछली दोनों वेव्स भी इसी तरह से ही आई थी। इसलिए बार बार असद उमर साहब वार्न कर रहे थे, और हमारी कोशिश भी ये थी कि SOPs पे अमल दरामद के साथ साथ वैक्सीन के अमल को तेज से तेज किया जाए, ताकि के ऊपर हमें पाबंदियां सख्त ना करनी पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वैक्सीनेट हो चुके हों। क्योंकि यही 2 तरीके हैं इस वक्त इस वबा के फैलाव को रोकने का, कि एक तो SOPs पे सख्ती से अमल दरामद, और दूसरा वैक्सीनेशन। तो मगर जिस तरह आपने बताया है कि आवाम उस तरीके से इसको सीरियसली नहीं ले रही, और अंदेशा है कि ये वेव जो है इसमें इजाफा हो सकता है।
अच्छा डॉक्टर नौशीन, जिस तरह से हम देखें कि ईद उल अज़हा भी सर पर है और जिस तरह से हमने देखा कि जिस तरह से पाबंदियों को नरम किया गया है कोविड के बाद, तो अब जो अवाम है वो एहतियाती कर रही है। हम देख रहे हैं कि अवाम ने मास्क नहीं इस्तेमाल करे, SOPs का ख्याल नहीं रख रहे। तो अब गवर्नमेंट की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी ईद उल अज़हा के लिए? क्या छोटी ईद की तरह इस बड़ी ईद पर भी कोई एक हफ्ते का लॉकडाउन कर दिया जाएगा ताकि केसेस में इजाफा ना हो पाए? देखिए जी, ये मेरा ख्याल है आने वाला हफ्ता जो है इस चीज़ को डिटर्मिन करेगा कि हमारा ईद क्या अमल होगा। NCOC जिस तरह आपको पता है कि डेली मिलती है और ट्रेंड्स को जो है बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है, और इसीलिए इन्हीं चीज़ों को आप देखिए कि फौरन ही जो इसमें जो इजाफा हो रहा है वो फौरी तौर पे नोट हो गया है। और डेफिनेटली इसको मद्देनजर रखते हुए NCOC जो है वो एक आध हफ्ते का ट्रेंड देखेगी और उसके बाद फिर कोई फैसला करेगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि इस इतनी स्ट्रगल के बाद और इतनी मेहनत के बाद अब हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम एक चौथी वेव को जो है वो पीक की तरफ जाने दें। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन ट्रेंड बता दीजिएगा क्या है? क्या लोग अब ज़्यादा तादाद में ख़ुद को वैक्सीनेट करवा रहे हैं? पाकिस्तान में वैक्सीन अवेलेबल है और जो मज़ीद वैक्सीन आनी है, अब फाइज़र भी आनी है, मॉडर्ना भी आनी है, जब अगली केप आएगी क्या वो आम लोगों को लगाई जाएगी या उन्हीं को ही लगाई जाएगी जिनको प्रायोरिटी पे पहले रख दिया गया था? जी देखें, अभी तो हमारे पास अभी 2.5 मिलियन डोजेस जो हैं वो मॉडर्ना की आई हैं। उनको अभी फिलहाल जो लो इम्यूनिटी वाले लोग हैं, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, जो लिवर के, किडनी के और दूसरी लो इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स जिनको हैं, उनके लिए मखसूस की गई है। और उसके साथ उन लोगों को जिन्होंने ओवरसीज ट्रेवल करना है, जिनके पास वर्क परमिट्स हैं, जिनके पास स्टूडेंट वीज़ाज हैं या जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं बाहर की ट्रैवलिंग के। कोई हमारे बहुत से ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो बाहर रहते हैं, हम यहाँ आए हुए थे और किसी वजह से यहाँ पर चूँकि वैक्सीनेशन नहीं थी तो वो ट्रैवल नहीं कर सके, यहाँ फंस गए। तो पहली तो अभी उनको एड्रेस किया जा रहा है। तकरीबन 8 लाख का करीब डाटा है हमारे पास जो ओवरसीज लोग जिन्होंने ट्रैवल करना है। तो समझती हूँ कि उन लोगों को किया जाएगा, क्योंकि जिन ममालिक में चाइनीज़ वैक्सीन एक्सेप्टेबल नहीं है उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका और फाइजर की, ताकि वो लोग अपने ट्रैवल कर सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा तो ये भी जा रहा है कि साइनोवैक के ख़िलाफ़ जो उसमें क़ुव्वत मुदाफ़त कम है डेल्टा वेरिएंट के ख़िलाफ़, वो मौसर नहीं है। तो NCOC के वैक्सीन वाले अफराद में कोरोना की तशख़ीस का डेटा मुरतब कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं समझती हूँ बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डाटा जो है वो निम्स का जो नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम है और वो नादरा कनेक्टेड है। ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है और इसके अंदर बिल्कुल जो वैक्सीन लगती है, जिसको लगती है, जिस शहर में, जिस सेंटर में, जिस डेट को, वो पूरा एक डाटा जो है वो मुरतब हो रहा है। एक नेशनल डेटाबेस बन रहा है जिसकी रोशनी में हमें एग्जैक्टली पता होता है कि वैक्सीनेशन किस इलाके में कितने % लोग कवर हो गए हैं और कहाँ पर कौन से गैप्स हैं। तो अभी तो लोग वॉलंटरीली आ रहे हैं, पर जब हमें लगेगा कि अब मज़ीद लोगों को लाने की ज़रूरत है तो वो डाटा यूज़ किया जाएगा। उससे हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ किन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराई है। तो ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है और मैं समझती हूँ कि ये बहुत सक्सेसफुल एक सिस्टम पाकिस्तान ने बनाया है और इसको अप्रिशिएट हम करते हैं कि ये NCOC के ताउन से नादरा ने जो ये सिस्टम बनाया। ठीक है डॉक्टर साहब, जिस तरह से बैरून मुल्क सफ़र करने के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनको फाइज़र और मॉडर्ना वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन हम देखते हैं कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तो जब दोनों डोजेज़ लग जाती हैं उस वक्त उनको मुहैया किया जाता है। क्या पहली डोज के बाद भी उनको कोई सर्टिफिकेट दिया जाएगा ताकि वो जब बाहर चले जाएँ, अगर वो अमेरिका पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर दिखा सकें कि हमें 1 डोज़ लगी है, अब आपने हमें 2nd डोज़ लगानी है? जी, पार्शियल वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट भी इशू हो रहे हैं। कई लोगों ने हैं कि जी पार्शियल वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट भी मिल जाते हैं। ठीक है। और डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिएगा, मॉडर्ना और फाइज़र के लिए इंटरनेशनली हम देखें तो हामला ख़वातीन को भी वो लग रही है और जो फीडिंग मदर्स हैं उनको भी वो लगाई जा रही है। पाकिस्तान में भी ऐसा है? जी, ये जो मॉडर्ना वैक्सीन आई है इसके लिए बिल्कुल अनाउंस किया गया है कि जो फीडिंग मदर्स हैं या जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं वो आके ये वैक्सीन लगवा सकती हैं। ये वैक्सीन इसीलिए ये स्पेसिफिक प्रायोरिटी पॉपुलेशन के लिए रखी गई है जिनको दूसरी वैक्सीन नहीं लग सकती। तो बिल्कुल इन लोगों को अकोमोडेट किया जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में इस वक्त वैक्सीन की दस्तयाबी की सूरत हाल क्या है? क्या सारी वैक्सीन जो है अवेलेबल है? जिस तरह से कहा जा रहा है कि चीन से भी आ रही हैं खेप, एक पाकिस्तान में आ रही है साइनोवैक की, तो दीगर जो वैक्सीन हैं सारी इस टाइम मौजूद है पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं समझती हूँ कि वाफिर मिकदार में हमारे पास वैक्सीन मौजूद है, बैकअप मौजूद है काफ़ी दिनों का। अगर ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, मुसलसल वैक्सीन जो है वो
पाकिस्तान पहुंच रही हैं। कंसाइनमेंट्स जो है वो वीकली बेसिस पे, कई दफ़ा एक वीक में आपने देखा 3-3 कंसाइनमेंट्स भी आ जाती हैं। तो बिल्कुल पूरा लाइन अप किया गया है, क्योंकि टारगेट हमारा यही है कि 2021 के आखिर तक हमने अपनी 7 करोड़ अवाम को वैक्सीनेट करना है। और उसके अलावा पाकिस्तान की अपनी भी जो पाक वैक्सीन है वो जून के महीने तकरीबन 9 लाख डोजेस बनी थी, पर अब इस महीने जुलाई से ऑनवर्ड्स जो है इंशाल्लाह ताला वो भी 30 लाख डोजेस जो है पर मंथ बनाने की अपनी कैपेसिटी को अचीव कर लेगी। तो लोकल मैन्युफैक्चर प्लस जो बाहर से आ रही हैं, ये मिलकर हमें समझती हूँ कि इस वक्त हमें किसी किस्म की भी शॉर्टेज का मसला नहीं। ठीक है डॉक्टर साहिबा, आखिर में ये भी बता दीजिएगा, हमें किसी शॉर्टेज का जो है वो मसला नहीं है और अच्छी बात है कि वैक्सीन अवेलेबल है। अवेलेबल होने के बाद भी जो दौरानिया बढ़ा दिया गया था सेकेंड डोज का, वो उतना ही रहेगा या उसको वापस कम कर दिया गया है? अभी तो फिलहाल जी वही दौरानिया रखा गया है, क्योंकि जो हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल जो पूरी दुनिया से जो रिजल्ट्स आए हैं उसके अंदर ये बिल्कुल प्रूफ्ड है कि कोई इसका लेट करने से किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि बाज़ केसेस में हमें इसके कोई पॉजिटिव इफेक्ट्स भी रिपोर्ट हुए हैं। ये पता चला है जो बाहर रिसर्चेस हुई हैं कि दौरानिया बढ़ाने से इम्यूनिटी और बेहतर डेवलप हुई है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि इस दौरानिए को भी फिलहाल कम करने की कोई तजवीज़ नहीं। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद साहब, अपना कीमती वक्त सुबह सवेरे पाकिस्तान दे रही थी। और हमदा जिस तरह से देखा जाए तो डॉक्टर नौशीन भी यही कह रही हैं कि हमें अभी भी SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं करनी और वैक्सीन अवेलेबल है, मुल्क में वाफर मिकदार में मौजूद है। तो ऐसे में आप लोग जाएँ और अपने आप को वैक्सीनेट जल्दी करवाएं ताकि ईद कुर्बान पर आप ईजीली फ्रीली जो है वो मूव कर सकें। चलें, अब ईद कुर्बान का जिक्र इकरा ने छेड़ ही दिया है तो फिर हम ईद कुर्बान की ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मवेशी मंडियों की रौनकें जो हैं वो बहाल हो गई हैं। शहर से व्यापारी हजरात खूबसूरत जानवर लिए मंडियों का इस वक्त रुख कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन माहिरीन सेहत जो है उनको खदशा है कि ईद उल अजहा के मौका पर वायरस को दोबारा सर उठाने का मौका मिल सकता है। और सेहत के हुकाम कोरोना पाबंदियों में हालिया नरमी पर खतरे की घंटी भी बजा चुके, जबकि ईद उल अजहा के बाद अगस्त के पहले हफ्ते में वबा की चौथी लहर के खदशे का भी जिक्र किया जा रहा है और खबरदार किया जा रहा है कि आप लोग अलर्ट हो जाए और बद परहेजी जो है ये जो आप लोग कर रहे हैं ये ना करें, बद एहतियाती ना करें। बद परहेजी तो वो खैर गोश्त की वजह से कि वो ना करिएगा। हकीकत तो यही है कि हमें ईद उल अजहा पर एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। बहैसियत कौम ये हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करें। और हमें पता है कि जब भी हम इकट्ठे किसी जगह पर होते हैं तो वहाँ से कोरोना फैलने का खदशा ज़्यादा बढ़ जाता है। हम बात करेंगे मवेशी मंडियों में आखिर गहमा गहमी क्या है। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में मवेशी में मौजूद हैं। कराची से बात करेंगे, शराज वहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। अगर हम बात करें फैसलाबाद की, हमारे साथ गुलाम दस्तगीर मौजूद हैं और पेशावर से ज़िशान काका खेल मौजूद हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं कराची का। शराज, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप कराची में? मवेशी मंडियाँ तो सजा दी गई हैं। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के करीब आते ही मुल्क भर में जो है मवेशी मंडी कराची में लाए जा रहे हैं और एक से बढ़कर एक खूबसूरत और मुनफरिद जानवर जो है यहाँ लाए जा चुके हैं। लेकिन कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से शहरियों के लिए इसका उसूल मुश्किल होता जा रहा है। और यही जो है मुतालबा भी किया जा रहा है कि इनकी भी प्राइस कंट्रोल होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ गोश्त का रेट 22,000 से 25,000 रुपये मन है और लेकिन जानवरों की जो कीमत है वो इस वक्त 1.5 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक है। जो जानवर पिछले सीज़न में 80 से 1 लाख रुपए तक में मिल जाया करता था, अब उसकी कीमत 1,30,000 और 1,40,000 हो चुकी है और इसी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा खरीदारी में परेशानी का सामना है वो करना पड़ रहा है। साथ ही साथ अगर गहमा गहमी की बात की जाए तो मंडियों में इस वक्त बड़ी तादाद में जानवर आ चुका है और शहरी भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं खरीदारी के लिए। लेकिन कोरोना SOPs के हवाले से अगर बात की जाए तो कहीं भी हमें फॉलो होते हुए दिखाई नहीं देती। शहर की तमाम मवेशी मंडियाँ, जिसमें सोराब गोड मवेशी मंडी हो, चाहे मलीर मंडी हो, या शहर की भैंस कॉलोनी मवेशी मंडी हो, तमाम तर जगहों पर बड़ी तादाद में गहमा गहमी हमें देखने को मिल रही है। भाव ताव का सिलसिला जारी है, लेकिन SOPs पर कहीं भी हमें अमल दरामद होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, जबकि इंतजामिया की जानिब से भी कोई खातिर ख्वाह इकदाम होते हुए या कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन कराते हुए कोई इकदाम होते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे। ताहम अगर प्राइसेस की बात की जाए तो इस वक्त जानवरों की कीमतें काफ़ी हाई हैं और व्यापारियों का यही कहना है कि अखराजात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। जानवरों के जो चारा है उसकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, इजनास की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जबकि मंडियों में लाने वाले जानवरों पर जो टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं इंतजामिया की जानिब से वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसी वजह से जो अखराजात हैं वो बढ़ गए हैं और उसका
असर जो है वो जानवरों की कीमत पर देखा जा रहा है। ताहम शहरी जो है भाव-ताव में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा जानवर अच्छी कीमत में खरीद सकें। और ईद कुर्बान पर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा और हम अब रुख करेंगे पेशावर का। ज़िशान काका खिल मौजूद है वहाँ पर। ज़िशान, आप बताइएगा पेशावर में क्या सूरत हाल देख रहे हैं, किन किन मकामात पर मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं और क्या वहाँ पर SOPs का भी ख्याल रखा जा रहा है ख़ास तौर पर इंतज़ामिया की जानिब से? जी इकरा, पेशावर के मुख्तलिफ मकामात पर मंडियाँ तो सजा दी गई है, लेकिन SOPs पर कहीं भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। ना इंटर होते हुए ना मंडी के अंदर जो है किसी किस्म का इंतज़ाम किया है। पिछली बार जो है वो बाकायदा तौर पर SOPs पर अमल दरामद करने की हिदायत की गई थी। वक्त थ्रू गेट सैनिटाइज़र का लगा दिया गया था, इस समय दीगर इकदाम किए गए थे, लेकिन इस बार जो है इस तरह किसी किस्म का इकदाम नहीं उठाया गया है। और यही वजह है कि अब यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कोरोना वायरस जो है वो मज़ीद फैल जाएगा। न सिर्फ ये बल्कि जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने भी कोई गाइडलाइन जारी नहीं किए है कि आप किस SOPs के तहत मंडी में जाएं और किस SOPs के तहत ख़रीदारी करें। मास्क कोई नहीं पहन रहा, समाजी फासलों का कोई ख्याल नहीं कर रहा और इसके साथ साथ जो दीगर SOPs है उसको भी मुकम्मल नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर मंडी की ओवरऑल सूरत हाल को देखा जाए तो यहाँ पर गाहक भी मौजूद है, जानवर भी बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन ख़रीदार बिल्कुल न होने के बराबर है क्योंकि रेट्स काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं आपको फी मन का हिसाब कैलकुलेट करके दूँ तो जो पिछले साल 1 मन का या 2 मन का जानवर था वो 80,000 और 1 लाख रुपए में मिल रहा था, तो वो इस बार जो है वो 1,50,000 रुपए से कम में कहीं पर दस्तयाब नहीं है। न सिर्फ बड़े जानवरों की यही सूरत हाल है बल्कि छोटे जो जानवर है, दुम्बा हो गया, बकरा हो गया, उनकी कीमतें भी तकरीबन 10,000 से लेकर 12,000 रुपए का उसमें इजाफा हुआ है। और यही वजह है कि शहरी आते हैं लेकिन पूछ कर वापस लौट जाते हैं और यही तवक्को कर रहे हैं कि कुछ दिन गुजर जाएंगे तो शायद कीमतें जो है वो कम हो जाएगी। ये भी शिकवा किया जा रहा है कि हुकूमत तो यही कह रही कि बॉर्डर बंद है और जानवरों की सप्लाई नहीं हो रही जो हमारे हमसाया ममालिक है, लेकिन वहाँ पर अब भी सप्लाई जारी है और यही वजह है कि यहाँ पर कीमतें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। दोबारा मैं SOPs की अगर थोड़ी सी बात करूँ कि बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, बुजुर्ग शहरी आ रहे हैं, लेकिन किसी को इल्म ही नहीं है, न कोई आगाही बोर्ड लगा दिया गया है, न वक्त गेट लगा दिया गया है, न हुकूमत की जानिब से कोई गाइडलाइंस जारी किए गए हैं कि आप इस SOPs के तहत आए और ख़रीदारी करें। तो ये एक मुश्किल सूरत हाल हमें देखने को पड़ सकता है और माहिरीन के मुताबिक हुकूमत को चाहिए कि थोड़ी सी सख्ती करे क्योंकि कोरोना की शरह कम ज़रूर हुई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है ज़िशान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। फैसलाबाद का रुख करेंगे। गुलाम दस्तगीर, बताइएगा फैसलाबाद में क्या सूरत हाल मुख्तलिफ है कराची और पेशावर से, या वैसी ही सूरत हाल है जैसी हमें कराची और पेशावर से शराज और ज़िशान बता रहे हैं? कुछ मुख्तलिफ है, SOPs पर कुछ अमल दरामद हो रहा है, यहाँ पर व्यापारियों की जानिब से क्या आवाज़ लगाई गई है कीमतों की? फैसलाबाद में नियामोना की सबसे बड़ी मंडी जो है वहाँ पर ही ज़्यादा भाव तो हमें देखने में आता है क्योंकि यही मंडी है जो सबसे पहले ही यहाँ पे सजती है। हमने देखा है यहाँ पर ये मंडी वसी और रीज़ जो रकबा है वहाँ पर वो फैल चुकी हुई है, सजा दी गई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो रवायती जो भाव तो है वो गर्मा गर्मी है, सौदेबाजी वो शुरू नहीं हुई। चंद एक गाहक आते हैं वो यहाँ पर रेट पूछ के चले जाते हैं क्योंकि ये रवायती रही है। ये गुज़श्ता सालों में भी हमने देखा है कि जो ही व्यापारी आते हैं तो उनके वो तो अपने जानवर को हाथ ही लगाने नहीं देते क्योंकि उनके रेट्स ही इतने ज़्यादा होते हैं। आते ही वो एक जानवर अगर 1 लाख का है तो उसके वो 1.5 से 2 लाख रुपए मांगते हैं क्योंकि उनकी कोशिश होती है कि उनका जानवर जो है साल भर उन्होंने मेहनत की है, साल भर उसको संभाला है, तो इसलिए उनकी कोशिश होती है कि वो महंगा फ़रोख्त हो जाए। तो यही वजह है कि हमने ये देखा है कि आके रेट्स भी चेक किए हैं, गुज़श्ता रोज़ भी यहाँ पे हमने चक्कर लगाया, देखे हैं रेट्स, तो रेट्स काफ़ी ज़्यादा हो चुके हुए हैं। पिछले साल की निस्बत हम ये बिल्कुल आज़ादाना कह सकते हैं कि रेट्स दोगुना हो चुके हुए हैं। जो पिछले साल एक बकरा एक बंदा जो ख़रीद सकता था तो बकरा जो 20 से 25,000 में ख़रीद सकता था, अब वो रेट्स जो हैं वो 50,000 से शुरू हो रहे हैं। अगर छोटा बकरा ख़रीदता है तो उसका गोश्त ही बहुत कम होता है। तो ये सूरत हाल चल रही है। इसी तरह बाकी बछड़ा जो है उसके रेट्स भी काफ़ी बढ़े हुए हैं। इसके अलावा बैल जो हैं उसके रेट्स बढ़े हुए हैं, ऊँट पहुँचे हुए हैं मुख्तलिफ इलाकों से, तो उनके रेट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। एक ऊँट का रेट जो है 1 लाख रुपये, 1.25 लाख में एक ऊँट मिल जाता था, लेकिन अब वही ऊँट जो है वो 3 लाख में हमने रेट पता किए हैं वो मिल रहे हैं। यही सूरत हाल जो है बाकी मंडियों की भी है। तो शहरी यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ विंडो शॉपिंग का सिलसिला शुरू है, बाकी कोई जानवर हमें ले जाता हुआ या लोड करता हुआ हमें नज़र नहीं आया। यहाँ पर 1 हफ्ता से मंडी यहाँ पे सजी हुई है लेकिन सूरत हाल जो है काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है। बिल्कुल ठीक है, अभी तक जो है सिर्फ चक्कर लगाए जा रहे हैं, जानवर खरीदे नहीं जा रहे फैसलाबाद में। गुलाम दस्तगीर, बहुत शुक्रिया फैसलाबाद से आपने
हमें आगाह किया, ज़िशान आपका शुक्रिया, आप पेशावर से आगाह कर रहे थे, और शहराज आपका शुक्रिया, आपने कराची से हमें आगाह किया। SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा, आप वहाँ पर मौजूद हैं, आपने मास्क पहन रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जब आप वहाँ पर जा रहे हैं। और जो लोग भी मवेशी मंडियों का रुख करेंगे उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। मुझे समझ नहीं आ रही बच्चों को लेकर जाने की क्या ज़रूरत है, जब जानवर घर आ जाएगा बच्चे उस वक्त जानवर को देख लेंगे, इतनी क्या हो गया। अब SOPs का ख्याल रखें, आपको पता है कि कोरोना वायरस है, तो बच्चों को स्कूल भेजने को आप तैयार नहीं है, लेकिन बच्चों को लेकर मवेशी मंडियों में जाने को तैयार है, तो इस पर ख्याल करें। हाल काफ़ी ख़राब है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमजा ने बड़ा पॉइंट टू बी नोटेड वाला सीन है कि आप मवेशी मंडियों में क्यों नहीं लेके जा रहे हैं उनको, बिल्कुल ऐसे ही। बच्चों का क्या काम है, ना बच्चे वहाँ पर रेट कर सकते हैं, ना बच्चों को ये पता है कि ये जानवर अच्छा है या नहीं है। जब घर आएगा उनको वो जानवर पसंद आ ही जाएगा, तो लिहाजा बच्चों को मत लेके जाइए। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब हम बात करेंगे नाज़रीन, क्योंकि इस्लाम ने ख़वातीन को समाजी, कानूनी, मुआशी और सियासी तनाज़ुर में तमाम बुनियादी हुकूक अता किए हैं। अगर बात की जाए जायदाद रखने की और विरासत जैसे हुकूक की, तो ये भी शामिल किए गए ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर। मगर हमारे यहाँ तो जायदाद में हिस्सा मांगना ख़वातीन का जुर्म बना दिया गया है। बिल्कुल ऐसी ये वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं कि ये वीडियो ऐसी है कि जो हम आपको ब्लर किए बगैर दिखा ही नहीं सकते। मतलब इतनी खौफनाक किस्म की ये वीडियो है, देखी नहीं जाती है। जिस तरह से तशद्दुद किया जा रहा है, और जब पता लगता है कि ये क्या मामला है, बहन पर तशद्दुद किया जा रहा है कि तुम कौन होती हो विरासत में हक मांगने वाली, तुम्हें ये हक किसने दिया है, ये मतलब कि मामला। और अगर वालिदा उधर इन दोनों की मौजूद है और वो कह रही हैं कि जी कि इसको मत मारो, तो फिर वालिदा पर भी हाथ उठाया जा रहा है। ये सूरत हाल है, ये हम ब्लर किए बगैर आपको ये वीडियो दिखा नहीं सकते हैं, और हेलमेट से मार रहे हैं, हथौड़ियों से मार रहे हैं। बिल्कुल इस तरह की सूरत हाल है जो कि अफसोस के इसके अलावा हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ऐसे रोज़ जो है वो आए रोज़ ऐसे वाक़यात जो है वो हम देखते हैं जिनमें ख़वातीन को जायदाद में हिस्सा मांगने पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और हाल ही में आप ये देख रहे हैं कि एक दिलखराश वाक़या पेशावर का वाक़या है, जहाँ पर दो सफ़ाक भाइयों ने जायदाद के झगड़े पर अपनी बहन और वालिदा पर बदतरीन तशद्दुद किया, जिसके विजुअल्स जो हैं वो आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर भी। और हमजा देखा जाए तो हथौड़ी और हेलमेट से मतलब इतना अफसोस की बात है कि इतने तशद्दुद किया जा रहा है, और वो भी अपनी मतलब वालिदा पर, जो कि मतलब इतना एक रिश्ता ऐसा है कि जिस तरह हम लोग इतनी इज्जत करते हैं, और ख़ास तौर पर इस्लाम ने इतनी इसमें लिखी है, लेकिन फिर भी इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बातचीत भी इसके ऊपर हो रही है। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि हम इनको टेस्ट केस क्यों नहीं बनाते हैं, हम क्यों नहीं ऐसा करते कि जो लोग ये ऐसे सामने आ जाते हैं, वीडियोस वायरल होती हैं, 2-4 दिन के लिए शोर मचता है, हम गिरफ्तारियां करते हैं, उसके बाद उनको इबरतनाक सज़ाएं नहीं दी जाती हैं, जिसके बाद ऐसे लोग हम देखते रहते हैं कि आते रहते हैं। इस्लाम ने ख़वातीन को हक दिया है, आप कौन होते हैं ना हक देने वाले? और फिर आप बातें करते हैं विरासत से हक अगर आप ले रहे हैं तो आपकी बहन का या बेटी का उतना ही हक है विरासत के ऊपर। तो हम कवानीन भी बनाते हैं, सवाल यह है कि इम्प्लीमेंटेशन उनकी क्यों नहीं हो रही होती। हम कहते हैं जी कि हमने ख़वातीन के हुकूक के लिए ये बिल पास कर लिया, हमने फ़लाँ कानून बना दिया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पर है? जब इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है, बहनें इस खौफ से कि यही होगा, ये जो आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, बहनें मांगती नहीं है भाइयों से हक, और जो वालिद हैं वो बच्चियों को हक देकर नहीं जाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी शादी कर दी तो बस तुम्हारे तो तमाम हुकूक खत्म हो गए। बहुत ज़्यादा ट्रेंड हम देखते हैं कि इस वक्त यही है कि वो कहा जाता है कि जी आप लोगों को तो शादी के टाइम सब कुछ दे दिला के भेजा, अब आप विरासत में किस हक से हिस्सा मांग रहे हैं, जो कि सूरत हाल बहुत ख़राब है। अब इससे सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी वज़ीर आज़म बराबरी उमूर और हम आहंगी हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ताहिर अशरफी साहब, पेशावर में जिस तरह से हमने देखा है वाक़या पेश आया, भाइयों ने विरासत में हिस्सा मांगने पर अपनी बहन और अपनी वालिदा पर तशद्दुद किया है, ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुआशरे और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए रियासत की, तो रियासत को क्या किरदार अदा करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखें, गुजारिश ये है कि सबसे अहम बात यह है कि हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लाम हमें हुक्म देता है कि हम अपनी बहनों को, बेटियों को वरासत में हिस्सा दें। औरत का जो वरासत में हक़ है उसे गस्ब करना, ये तो ख़यानत है, ये धोखा है और इस्लाम की तालीमात के ख़िलाफ़ है और कानून पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। तो लिहाजा अगर कोई जिस तरह ये पेशावर का वाक़या हुआ है, हकीकत बात यही है, यहाँ फिर इंसानी हकूक़ की आड़ में
सजाएं नहीं देनी दी जाती। ऐसे लोगों को अगर सरेआम सजाएं दी जाएं और 2-4 एग्जाम्पल बना दें आप, तो आइंदा कोई इस तरह नहीं करेगा। ये अल्लाह के भी मुजरिम हैं, अल्लाह के रसूल के भी मुजरिम हैं, दीन के भी मुजरिम हैं, अवाम के भी मुजरिम हैं, और अपने माँ बाप और बहन भाई मुजरिम हैं। ऐसे मुजरिमों की कोई ताहिर अशरफी साहब, जो लोग बेटियों को, बहनों को विरासत में हिस्सा नहीं देते हैं, शरई तौर पर उनकी सज़ा क्या है? मैं समझता हूँ इन्हें 2 सजाएं मिलनी चाहिए। एक तो उस मुक़द्दस रिश्ते को पामाल करने पर और उसकी बेहुरमती पर, और दूसरा जो तशद्दुद किया है वो तो जो भी उसके कानून के मुताबिक उसकी सज़ा बनती है वो मिलनी चाहिए। चूँकि पाकिस्तान में अभी शरई सज़ाएँ नहीं हैं, हमारा कानून जो है उसके मुताबिक जो सज़ाएँ देता है वो देनी चाहिए। शरई सज़ा हो तो जो उसने नुकसान किया उसके मुताबिक उसका नुकसान होना चाहिए। अच्छा ताहिर अशरफी साहब, ये बताइएगा कि इस्लाम में औरत को विरासत में हिस्सा देने की किस कदर ताकीद की गई है? देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने एक पूरी कुरान की जो सूरत है, सूरतुन निसा, वो उतारी और फिर उसमें पूरा विरासत का जिक्र किया, एक एक चीज़ को वाज़े कर दिया। तो इस्लाम में तो बहुत ज़्यादा अहमियत है ख़वातीन के हकूक़ की, बेटी के हक़ की, बीवी के हक़ की, बहन के हक़ की, माँ के हक़ की। बदकिस्मती ये है कि यहाँ हम सिर्फ इस्लाम का वो पहलू लेते हैं जिससे हमारे मफादात हों, वो पहलू नहीं लेते जो जिससे बहन को विरासत में हक़ देना पड़े, बेटी को शादी के मौके के ऊपर पूछना चाहिए। हमारे यहाँ ये भी नहीं है। बीवी का हक है कि आप अपनी बीवी के साथ हुस्ने सलूक करें, हम वो भी नहीं करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम लिअहली, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने अहल के लिए बेहतर है। आज आप देख लें हमारे रवैये घरों में क्या होते हैं, अपने बच्चों के साथ हमारा रवैया क्या होता है। सारी चीज़ों में हमें ख्याल और एहसास रखना चाहिए। ताहिर अशरफी साहब, हम देखते हैं ख़वातीन को विरासत में उनका जायज़ हिस्सा दिलवाने के हवाले से हम कवानीन तो बहुत सारे बनाते हैं, उनको पास करते हैं, लेकिन आज के दौर में भी हम देखते हैं कि बहनों को, बेटियों को लेकर जाया जाता है, उनसे अंगूठे लगवा लिए जाते हैं, सिग्नेचर्स करवा लिए जाते हैं, वो बेचारी मजबूर होकर ये सब कर लेती हैं। जो कवानीन हैं उन पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? कवानीन तो हैं, लेकिन आपको पता है जिस तरह बाकी कवानीन पे अमल नहीं होता, इस पे भी नहीं होता। लेकिन मैं समझता हूँ इस हवाले से हर सतह पर मीडिया को भी, मेहराब व मिंबर को भी, हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए और एक अवेयरनेस कैंपेन ज़रूर चलानी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि अगर कोई अपनी बहन का हक नहीं देता, अब उसमें ये भी कर लेते हैं, बहन के पास चले जाते हैं हाँ जी, कि मैं तेरा भरा नहीं, अल्लाह से, ये भी जायज़ नहीं है कि जबरन आप बहन से उसका हक, अपना हक लिखवा लें, या बेटी से कहें कि वो तुम्हें आपको बहन से कहें, या जिस तरह हमारे यहाँ। तो ये मैं नहीं समझता कि इस तरह से हक लिखवाने से बरी ज़ुम्मा हो जाते हैं। एक दिन डरना चाहिए, अल्लाह के यहाँ भी जाना है और उसके यहाँ भी जवाबदेह होना है। तो इसके लिए भरपूर मेहनत की ज़रूरत है, मुहिम चलाने की ज़रूरत है, मेहराब व मिंबर से भी, मीडिया से भी, कि अपने बहनों को, बेटियों को उनका हक दिया जाए। अच्छा ताहिर अशरफी साहब, ये बताइएगा कि ख़वातीन में हुकूक की आगाही कितना ज़रूरी है कि उनको होनी चाहिए अपने हुकूक की आगाही, और उलमा हजरात इस मामले में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि ज़राए अबलाग और मेहराब व मिंबर दोनों को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, दोनों को कोशिश करनी चाहिए, दोनों को मेहनत करनी चाहिए। खुतबात जुमा में, दरूस में और मीडिया को इस पर बाकायदा प्रोग्राम करने चाहिए कि बेटी का हक क्या है, बीवी का हक क्या है, खामन की भी बात होनी चाहिए। लेकिन बात यह है, हमारा मुआशरा चूँकि एक मर्दों का डोमिनेट मुआशरा है, इसमें बेटी, माँ, बहन, इसके हक का जो है, इसके तकरार से बार बार हमें जिक्र करना चाहिए ताकि लोग इस तरफ मुतवज्जे हो जाए। एक बेटी की शादी से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि उसने 3 घरों को बसाना होता है। एक उसका अपना घर, एक उसके वालिदैन का घर है, एक उसके ससुराल का घर है, फिर उसके बच्चे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ख्याल करनी चाहिए, इस तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए, अपनी बच्चियों को तालीम देनी चाहिए। हम नहीं देते अपनी बच्चियों को तालीम, उनको महरूम रखते हैं तालीम से। आज आपसे मैं पूछता हूँ, आप किसी से पूछे, सर्वे करवा लें, हर शख्स कहता है मुझे अपनी बेटी, बहन, बीवी के लिए मुआलिज जो है वो औरत होनी चाहिए। लेकिन अपनी बेटी को मैं डॉक्टर क्यों नहीं बनाता,
अपनी बेटी के लिए टीचर तो मैं ढूंढता हूँ कि मुझे औरत चाहिए, लेकिन मैं अपनी बेटी को टीचर बनाने को तैयार क्यों नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, पाकिस्तान की मईशत की बात करते हैं। इस हवाले से मिली जुली ख़बरें जो है हमें मिलती रहती हैं। हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के नारे लगा रही है और आवाम मुंतज़िर हैं कि कब इस तरक्की और खुशहाली के समरात उनकी झोली में आके गिरेंगे। अच्छा, हुकूमत का कहना है कि आलमी वबा के बावजूद मईशत का जो पहिया है वो तेज़ी से गर्दिश करता रहा है और तरक्की का ये जो सफ़र है अब जारी रहेगा। तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान खुद मैदान में हैं और उनकी क़यादत में एक आला सतह का वफ़द अगले हफ्ते उज़्बेकिस्तान का दौरा भी कर। अच्छा, उसमें अहम चीज़ यह है कि अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड में उज़्बेकिस्तान की शमूलियत के मामलात को अपनी शक्ल दी जाएगी और मुशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद का कहना है कि उज़्बेकिस्तान तक ट्रांजिट ट्रेड से पाकिस्तान को वस्त एशियाई ममालिक तक भी रसाई मिलेगी। अच्छा, जिससे क्या होगा कि 90 अरब डॉलर की जो तिजारत है उसकी राहें खुल सकती हैं और 2021-22 के लिए 35 अरब डॉलर बरामदात का जो हदफ रखा गया है उसको हासिल करना भी वो कह रहे हैं कि मुमकिन होगा, आसान भी हो जाएगा। ठीक है, और ये एक अच्छी खबर है ये। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अलावा अगर बात करें कोरोना नॉर्मेलिटी इंडेक्स में, उसमें पाकिस्तान दुनिया में सिर्फ न्यूजीलैंड और हांगकॉन्ग से पीछे है। बिल्कुल, तीसरे नंबर पर क्या बात है। और इस बात का ये सबूत है कि हुकूमत ने वबा के दौरान मुआशी इस्तेहकाम के लिए काबिल कदर पॉलिसियाँ बनाई और मुआशी हवाले से बुरी खबर यह है कि माली साल 2020-21 के दौरान तिजारती खजाना 34% इजाफे के साथ 31 अरब डॉलर रहा, जबकि माली साल 2019-20 में तिजारती खसारा 23.15 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया था। अब सारी सूरत हाल के ऊपर के जब दावे कुछ हैं, अवाम किसी और चीज़ के मुंतज़िर हैं, हम बात करेंगे। मारूफ माहिर मुआशियात आबिद कुयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुलैरी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में आला सतह वफ़द अगले हफ्ते उज़्बेकिस्तान का दौरा करेगा, जिसमें अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड में उज़्बेकिस्तान की शमूलियत के मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। इससे पाकिस्तान के लिए तिजारत की क्या नई राहें खुलेंगी, कितना ये अच्छा दौरा हो सकता है? देखिए, जब हम सीपैक की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है सीपैक के समरात जो हैं वो उस वक्त तक अधूरे हैं जब तक कि हम सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं उनको साथ में नहीं लिंक अप करते हैं। ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, अगर आप इसको ब्रॉडर देखते हैं तो ये सिर्फ चाइना और पाकिस्तान ही को कनेक्ट करने का नाम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के ज़रिए अफ़गानिस्तान और फिर अफ़गानिस्तान के ज़रिए जो बाकी वस्ती एशियाई रियासतें हैं ये उनको मिलाने का नाम है। और इसमें उज़्बेकिस्तान का आ जाना जो है ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप होगा। ऑलरेडी उज़्बेकिस्तान गवर्नमेंट के साथ ये बात भी चल रही है कि वो पोर्ट कासिम पे या कराची पोर्ट पे एक अपना डेडिकेटेड टर्मिनल बना सकें यहाँ पे कि जो उनको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होगी उज़्बेकिस्तान के लिए वहाँ पे फैसिलिटेट किया जा सके। तो जितनी लैंड लॉक रियासतें हैं जिनकी अपनी कोई बंदरगाह नहीं है उनके लिए कराची और ग्वादर की बहुत अहमियत है। और अगर हम पोस्ट यूएस विड्रॉल अफ़गानिस्तान सिचुएशन को अगर देखते हैं कि वहाँ पे अल्लाह करे कि एक देर पा अमन जो है वो कायम हो और वहाँ पे एक मजबूत हुकूमत जो है जिसकी भी आती है, तो फिर वो जो उसके आगे जो डिविडेंड लेने हैं उनमें वस्ती एशियाई रियासतों तक पाकिस्तान का पहुँचना जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोन और बहुत इंपॉर्टेंट डिविडेंड होगा। अच्छा सुलैरी साहब, आप क्या समझते हैं जो पाकिस्तान का रवा माली साल के दौरान 35 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट का टारगेट रखा गया है वो हासिल कर सकता है? देखिए, बाज़ार अगर हम इस साल के साथ इसको कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा ये ओवर एम्बिशियस लगता है, लेकिन फिर टारगेट होगा तो आप एक्सपोर्ट जो है उसको आगे बढ़ा सकेंगे। इसमें एक चीज़ तो ये देखनी है कि क्या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसकी कम हुई है या नहीं। तो अगर आप इस साल के जो बजट के मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हैं अगर आप उनको देखते हैं तो यकीनन जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है इंडस्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसमें कमी आती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बढ़ रही है। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में है वो उनको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश भी की जा रही है और सिर्फ गुड्स की एक्सपोर्ट तक महदूद इसको नहीं रख रहे बल्कि इसको जो सर्विसेज को एक्सपोर्ट करना है, खिदमात को, उसको भी इसमें जो है फोकस किया जा रहा है। पहली दफ़ा जो आईटी है, आईटी को इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है और जो आईटी और कम्युनिकेशन रिलेटेड जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आप पोस्ट कोविड रिकवरी की तरफ देखें दुनिया को,
जो कि ज़ाहिर अभी कोविड चल रहा है, अभी पोस्ट कोविड नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो पोस्ट वैक्सीन रिकवरी है वो हमारे पास इस वक्त देखने में आ रही है कि जो दुनिया में वैक्सीन रोल आउट हो रही है तो वहाँ पे चीज़ों की मांग जो है वो बढ़ रही है, खिदमात की मांग जो है वो बढ़ रही है। और पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं तो खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान में कोविड की सिचुएशन वो नहीं जो कि हमारे बहुत से जो पीयर कंट्रीज़ हैं वहाँ पे है। अगर आप इस वक्त देखें फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में देखें तो वहाँ पे एक लॉकडाउन चल रहा है। अगर आप ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को देखें, इंडोनेशिया को देखें, मलेशिया को देखें, तो वहाँ पे डेल्टा वेरिएंट की वजह से कोविड की जो रिलेटेड पाबंदियाँ हैं वो सख्त होती चली जा रही हैं। इंडिया जो है वो अभी तक डेल्टा वेरिएंट से बाहर नहीं आ पा रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान के पास एक थोड़ा सा कंपेटिटिव एडवांटेज है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो हैं उनको कंफर्म कर सकें और उनको फिर हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो अगर 35 नहीं तो इस साल की जो कि एक बहुत अरसे के बाद हमने अपना जो एक्सपोर्ट का पहले का टारगेट जो था $25 बिलियन का उसको कंप्लीट किया है, बीट किया है और बढ़ाई है अपनी एक्सपोर्ट। ठीक है सुलैरी साहब, कोरोना नॉर्मेलिटी इंडेक्स की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान सिर्फ न्यूजीलैंड और हांगकांग के पीछे, बड़ी अच्छी पाकिस्तान की पॉलिसीज़ रही हैं, इसका पहले भी जो है एतराफ़ किया जाता रहा है। अब ये बताइए कि चौथी लहर का ख़दशा हम देख रहे हैं, उसका ख़तरा है, इसके बावजूद पाकिस्तान मुआशी मैदान में आप समझ रहे हैं कि सही इक़दाम उठा रहे हैं? देखिए, कोरोना पूरी दुनिया में इसी तरह से चल रहा है कि आप कोरोना कम होता है, थोड़ा सा उसको रिलैक्स किया जाता है रिस्ट्रिक्शंस को, उसके बाद एकदम से एक वेव आती है और उस वेव को आने के बाद दोबारा रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं और उसके बाद दोबारा से जब वो कंट्रोल होता है तो उसको रिलैक्स किया जाता है। अगर आप पाकिस्तान में देखें तो ईद उल फित्र के मौके पे जो एक मिनी लॉकडाउन किया गया था, उसकी वजह से हम जो पिछले साल ईद के फ़ौरन बाद हमें देखने में 2020 की ईद उल फित्र के बाद जो एकदम से केसेस में इजाफा देखने में नज़र आया था, उससे हम बच गए। अब पूरी दुनिया में डेल्टा वेरिएंट फैलने का ख़तरा है, पूरी दुनिया में फैल रहा है, तकरीबन 85 कंट्रीज़ में जा चुका है और ये आम कोरोना से तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है जो ओरिजिनल कोरोना वायरस था। अब डिपेंड करता है कि ईद उल अज़हा के मौके पे पाकिस्तान में हम मनहसुल कौम किस तरह की सेफ्टी प्रिकॉशन जो है उन पे अमल करते हैं। अगर हम उसको सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगा सकते हैं तो ईद उल अज़हा के बावजूद यहाँ पे कोरोना केसेस में इजाफा नहीं होगा। अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे बेहतियाती की गई तो ईद उल अज़हा के बाद एक वेव आने का ख़तरा है जिसकी तरफ NCOC भी इशारा कर चुकी है। तो ये जो अप एंड डाउन है कोरोना के फैलने में ये आता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान की जो एक टाइम टेस्टेड इस वक्त प्रैक्टिस है वो ये है कि पाकिस्तान मुकम्मल लॉकडाउन पे नहीं जा रहा। पाकिस्तान स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ, मिनी लॉकडाउन की तरफ, पार्शल लॉकडाउन की तरफ, इन चीज़ों की तरफ तो वो जा रहा है, माइक्रो लॉकडाउन, लेकिन वो कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहा ताकि जो इकॉनमी है वो चलती रहे, इक्तिसादी पहिया जो है वो चलता रहे और स्पेशली जो इनफॉर्मल सेक्टर है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स और जो हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वहाँ पे काम चलता रहे, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे काम चलता रहे। और अगर ये चलता रहे तो थोड़ा सा यकीन किया जा सकता है कि ये अमदाद रब्बी जो है अगर ये हमारे साथ रहती है तो इंशाल्लाह जो इकॉनमी है इसका पहिया चलता रहेगा और ये मुआशी मैदान में हमें इसी तरह से पॉजिटिव खबरें सुनने को मिलती रहेगी। अच्छा आबिद सुलैरी साहब, तजारती खसारे में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया, इसकी क्या वजह है? क्या वाकई एक्सपोर्ट के लिए जो मशीनरी दरामद की गई थी वो एक बड़ी वजह है इसकी? देखिए, ये दोनों है। पाकिस्तान को अगर आप 2020 में देखें तो 2020 में जो कैलेंडर ईयर 2020 था उसमें कोविड की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से और बहुत सी चीज़ों की वजह से उस तरीके से इंपोर्ट नहीं हो रही थी। अगर आप इस साल को देखते हैं 2021 जो कैलेंडर ईयर शुरू हुआ है तो उसमें इंपोर्ट में एकदम से इजाफा हुआ और ये जो इजाफा है ये आपकी एक्सपोर्ट की रॉ मटेरियल के लिए भी आ रहा है और इसमें कंज्यूमर गुड्स भी शामिल हैं। इसमें कमोडिटी प्राइस का भी एक बड़ा हिस्सा है
कि अगर आपकी पूरी दुनिया में पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ेंगी तो जो पेट्रोलियम की इंपोर्ट है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तजारती खसारा होगा। अगर एडिबल ऑयल जो है उसकी कीमत जो है पूरी दुनिया में डबल हो रही है, तो जब हम एडिबल ऑयल मंगवाएंगे तो ज़ाहिर है उसके नंबर भी बढ़ जाएंगे, वहाँ पे तजारती खसारे में इजाफा होगा। इसी तरह से कंज्यूमर गुड्स जो हैं, एक साल तकरीबन जो कैलेंडर ईयर 2020 था उसमें कंज्यूमर्स जो थे अनसर्टेनिटी में रहे, उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल नहीं की। लेकिन जो ही हमने देखा कि 2021 का कैलेंडर ईयर शुरू हुआ तो एकदम से उनमें भी इजाफा आना शुरू हो गया। तो ये एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, लेकिन उसमें जो रेवेन्यू एक्सपोर्ट के लिए जो रॉ मटेरियल है उसकी एक्सपोर्ट भी एक बुनियादी फैक्टर है। लेकिन इसमें जो केमिकल्स हैं, स्पेशली आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और आपके एडिबल ऑयल, उसके फैक्टर को भी इग्नोर नहीं कर सकता है। ठीक है सुलैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और अहम चीज़ यही है कि हुकूमत की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं इकरा, उसका सवाल सिर्फ एक ही आता है अवाम की जानिब से कि हमें कब समारात मिल रहे होंगे। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यही कहा है कि जो मुश्किल वक्त है वो अब ख़त्म हो गया है, अब हमारी मईशत दुरुस्त समत की जानिब बढ़ चुकी है और मुल्क जो दिवालिया होने की पोजीशन में था जब वो आए थे, वो बात कर रहे थे, अब स्टेबल होता जा रहा है। और अब ये वाला जो बजट आया इसके बाद अवाम को भी बेहतर मुआशी जो पॉलिसी हैं उनके समरात मिलते हुए नजर आ रहे हैं हम लोगों को भी। और जिस तरह से हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट में $35 अरब का जो टारगेट रखा गया इस साल का, तो हम तो ये दुआ करेंगे कि, और उम्मीद भी यही की जा रही है कि वो अब अचीव कर लें, जो कि करना थोड़ा सा माइलस्टोन कह रहे हैं कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अगर किसी बच्चे से मैट्रिक नहीं हो रहा, बहुत कोशिश कर रहा है, तो उसका एक हल है सबके पास, और वो हल बड़ा आसान हो चुका है, बड़ा खुल के सामने आ चुका है। सिंध जाएं, सिंध में मैट्रिक के पेपर्स के लिए अप्लाई करें आप, और उसके बाद आपको टेंशन ही नहीं है, व्हाट्सएप पे पेपर आपको मिल जाएगा, आपने जाके करना है। और अगर फिर भी वहाँ से शरह हमें मिलती है सिंध से कि बच्चे फेल हो रहे हैं, तो फिर आप देखें कि तालीमी निज़ाम को अब क्या करें, इससे आसानी अब क्या की जाए आपके लिए, और क्या मतलब स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी कि हमारे लिए आसानियाँ की जाए, इससे आसानी इकरा कोई हो सकती है? पर्चा आपको दे देते हैं और फिर आपको कहते हैं कि पर्चा देने के बाद भी आपने क्या करना है कि आपने नकल करनी है, और आप सुकून करें, आपको टेंशन ही कोई नहीं है। इतनी टेंशन, इतना खैर का काम जो है ना किया जा रहा है। देखा जाए तो सिंध के जो तालीमी निज़ाम है उस पर एक सवालिया निशान भी है कि तालीम का मयार वहाँ पर किस तरह से प्रोवाइड करें बच्चों को कि जिस तरह से इम्तहानात, अगर बात की जाए इम्तहानों में जिस तरह से नकल करवाई जा रही है, और पर्चा जिस तरह से हमजा भी कह रहा है कि पर्चा आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा, यानी कि पर्चा लीक हो गया इम्तहान शुरू होने से पहले ही। तो ये जब सूरत हाल होगी तो बच्चे जो है वो क्या पढ़ के क्या आगे जाएंगे और क्या मुल्क के लिए। और हर साल की यही कहानी है, हर साल की यही कहानी है। और उसके बाद हम कहें कुछ बेहतरी आ जाए तो बेहतरी नहीं आती। एक तो देखें माशाल्लाह कितने साथ साथ बैठे हुए हैं, सुभान अल्लाह। इसके बाद भी उनको जो है बूटी खोलनी पड़ती है, इसके बाद भी उनको पहले पर्चा भी देना पड़ता है, फिर भी ऐसा मामला होता है। ये तो बात होगी ना साथ साथ वाली नकल की बात। यहाँ पर हम देखें तो कोविड की भी कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कि कोरोना वायरस यहाँ पर है। सिंध में हम देखते हैं कि केसेस भी मेरा ख्याल है इसी वजह से बढ़ रहे हैं, नकल कर रहे हैं, साथ एक दूसरे के साथ बैठ के और मास्क फिर लगा के बैठे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सूरत हाल काफ़ी ख़राब है और सिस्टम पर सवालिया निशान उठता ही है। ताहम इम्तहानात के पहले ही रोज़ अगर देखा जाए तो मैट्रिक बोर्ड के दावे और कारकर्दगी भी खुलकर हमारे सामने ही आ गई है। गुज़श्ता बरसों की कहानी भी इस बार दोहराई जा रही है और मुख्तलिफ नई नज़र आ रही है। और इम्तिहान में नकल माफिया करा जाए, आपको ज़रूरत ही क्या है? आप बच्चों को घर में पेपर भेजा करें, बच्चे घर से पेपर करके आपको डाक के जरिए भेज दिया करें, उसको चेक किया करें। अगर कोई बच्चा फेल हो रहा हो तो दोबारा पेपर उसको भेजा करें कि नहीं बेटा तुम फेल हो रहे हो, ये वाला सवाल दोबारा से लिखकर भेज दो। फिर जरूरत क्या पर्चे लेने की? या वैसे ही बात की जा रही थी कि हम बच्चों को वैसे प्रमोट नहीं करेंगे, इस तरह प्रमोट करके भी क्या फ़ायदा? बिल्कुल ऐसे अगर हमजा देखा जाए तो कराची में जो शुरू होने वाले 10वीं जमात के इम्तहानात, उसमें साइंस ग्रुप का फिजिक्स का पर्चा आउट हो गया। सोशल मीडिया पर जगह जगह फिजिक्स का पर्चा नजर आ रहा था। और इस तरह सखर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम जो 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात हैं उनका खूब मजाक भी उड़ाया जा रहा है कि भाई ये सिस्टम है, ये प्रोवाइड कर रहे हैं आप बच्चों को। अगर यही बच्चे इस तरह से पढ़कर आएंगे और अगर मेडिकल के बच्चे अगर ये आगे पास आउट होते हैं और जब जाते हैं आगे तो ये क्या करेंगे? किस तरह से लोगों का इलाज करेंगे आगे
आगे जाके क्या करेंगे, मुझे तो समझ नहीं आता। डॉक्टर भी ऐसे ही होंगे फिर। कोई भी बच्चे चले वो आगे डॉक्टरी में तो जाके 5 साल उनको खैर पढ़ना ही पड़ता होगा, उसका भी क्या खैर मामला था। लेकिन वो वहाँ पे भी थोड़े क्वेश्चन अब नजर आएंगे हम लोगों को कि ये भाई सिंध में अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें, जैसे इकरा ने ये बात की कि जो मेडिकल में जाते होंगे बच्चे और जो बड़ी तादाद मुझे लगता है कि पढ़ने वालों की होती होगी, उनके साथ कितनी ज्यादती है कि जो बच्चे पढ़ के जाते होंगे उनके साथ इतनी ज्यादती है कि बाकी बच्चे नकल कर रहे हैं और नकल करके जो है पास होने की फिर भी कोशिश कर रहे हैं, उस दौड़ में लगे हुए। और मजे की बात इकरा क्या है कि बच्चों को तो पेपर मिल गए जो लीक हो गए थे, लेकिन कई सेंटर्स तक पर्चा ही नहीं पहुंच सका, उधर पर्चा शुरू ही नहीं हो सका, उधर पेपर शुरू ही नहीं हो सका। खैर हम बात कर लेते हैं, सक्कर से सज्जाद पाशा हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगे कि हुआ क्या। सज्जाद बताइए हुआ क्या? फिजिक्स का पर्चा आउट हो गया, कई इम्तिहानी मराकज़ तक पहुंचा ही नहीं, उनको भी व्हाट्सएप कर देते, पता लग जाता, बच्चों को बता देते कि ये पर्चा है भाई। देखें, सानवी व आला सानवी सक्कर बोर्ड के ज़ेर एहतमाम 9वीं और 10वीं जमात के जो सालाना इम्तिहानात हैं उसका आगाज़ कल से हुआ था। गुज़श्ता रोज़ जो है वो 10वीं जमात का पहला फ़िज़िक्स का पर्चा जो है वो लिया गया था और आज जो है 10वीं जमात का मैथमेटिक्स का पर्चा लिया जा रहा है। लेकिन हर बार हम ये देखते हैं कि तालीमी बोर्ड सक्कर की जानिब से ये दावे किए जाते हैं कि नकल की रोकथाम की जाएगी, टीमें तश्कील दी जाती हैं, छापे मारे जाते हैं। पर्चा 9 बजे शुरू होना था, लेकिन 9 बजे से 10 मिनट पहले ही जो है वो पर्चा आउट हो गया। इस बार हम ये देख रहे हैं कि पिछली बार जो 9वीं 10वीं जमात के इम्तिहानात हुए थे उसमें बूटी माफिया का राज था, लेकिन इस बार जो बूटी माफिया है वो इतनी सरगर्म नहीं नज़र आ रही क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है और अब जो है वो व्हाट्सएप के ज़रिए तलबा और तालबात जो है वो आसानी नकल कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि तलबा के इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल ले जाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। तो अब आप ये देखें कि किस तरह से तलबा जो हैं वो इम्तिहानी मराकज़ में बासानी मोबाइल लेकर जा रहे हैं। पर्चा 9 बजे शुरू होता है और जो सवालात की जो कॉपी होती है वो फौरी तौर पे व्हाट्सएप में ग्रुप्स बनाए हुए हैं तलबा ने, उसमें फ़ौरन भेज दी जाती है और एक मखसूस ऐसा बंदा बाहर छोड़ा जाता है कि जो उन सवालात के जवाबात फौरी तौर पर जो है वो गाइड से और सॉल्व पेपर से निकाल कर जो है और वो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है वो सेंड कर देते हैं और तलबा आसानी जो है वो इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। जिन इन्विजिलेटर्स को असातिज़ा को तैनात किया गया है वो बेसूद हैं क्योंकि तमाम ज़्यादातर मेजॉरिटी जो तलबा की है वो मोबाइल फ़ोन से जो है वो पेपर सॉल्व कर रहे हैं। गाइड्स भी हम देख रहे हैं कि इस बार गाइड्स जो लेके जाते थे तलबा वो बहुत कम हैं क्योंकि व्हाट्सएप का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि सक्कर, खैरपुर और घोटकी जो तालीमी बोर्ड सक्कर के अंडर में आते हैं वहाँ पर जो है वो इन इम्तिहानात का सिलसिला गुज़श्ता रोज़ से शुरू हुआ था। 25 से ज़ायद जो है वो छापामार टीमें जो हैं वो तश्कील दी गई हैं, लेकिन वो छापामार टीमें भी जो हैं उनके छापे भी बिल्कुल बेसूद हैं क्योंकि जब छापामार टीम किसी भी इम्तिहानी मराकज़ में जाती है तो तलबा को पहले ही बता दिया जाता है कि माशाल्लाह नेटवर्क की बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया सज्जाद, आप में आ गए थे। खैर इतनी तो तरक्की की है, मतलब ये तो दाद बनती है कि हार्ड बुक्स जो लेके जाते थे उसकी जगह अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और हमें टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ सिखा दिया। इतनी तो दाद स्टूडेंट्स की भी बनती है। और जो लोग जिस तरीके से मैंने कहा बड़े मुनज़्ज़म तरीके से ये जो है ना जदीद तरीके से चीटिंग का सिलसिला जारी है, जदीद बूटी जो है वो जारी है, बड़ी अफसोसक सूरत। अच्छा, इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। जावेद इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग सर। इंतज़ामी हम बात करें कमज़ोरियों की वो भी हमने कर ली, हमने ये भी बात कर लिया कि जी कि हमारी बड़ी नाअहली है कि इस तरह हो रहा है, लेकिन दूसरा सर इसका एक अहम पहलू है कि हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर क्या कमियां कोताहियां हैं, कितना वो हमारा गलत तरीके से चल रहा है कि हमें डिग्री चाहिए है, हम इल्म हासिल करना नहीं चाहते हैं। हमारा जो अल्टीमेट गोल है कि डिग्री मिल जाए, तालीम हम हासिल कर पाएँ, इल्म हम हासिल कर पाएँ या ना कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया हम साहब। मैं तो पिछले कई दिनों से बहुत दुखी हूँ और ये बात जो है रस्मन लोग कह देते हैं, लेकिन मैं अगर आपको ईमानदारी से बताऊं कि मुझे वाकई प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आ रही है सोच सोच के कि जिस तरीके से हम अपने तालीमी निज़ाम के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। पता नहीं आपके पास कितना वक्त है? जी है सर, आप प्लीज़ बात कीजिए, बड़ा अहम मामला है, बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है सर। शुक्रिया। ये देखिए कि एक जो रियासत है दागिस्तान, जो पुरानी जो रूसी रियासतें थी जो आज़ाद हुई उनमें से, उनके एक बहुत बड़े आलिम थे जिनका नाम था गफूरौफ।
तो उनकी एक किताब भी है, ये मेरा दागिस्तान, आप उसको जरूर पढ़िएगा। जी। तो वो अपने ज़माने के बड़े आलम थे और लोग उनके पास शिकायतें लेके आते थे, और जब रशिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे थे तो लोग कहते थे कि ये जो मिल मालकान हैं ये गरीबों को तंग करते हैं, तो उससे सोसाइटी बड़ी तबाह हो रही है। तो वो कहते थे नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। फिर लोग कहते ये जो मजदूर यूनियन बना लेते हैं काम नहीं करते, तो वो कहते थे नहीं नहीं कुछ नहीं होता। तो जिस तबके के बारे में भी वो जो कुछ कहते थे वो कहते नहीं कोई नहीं, मुआशरा ऐसे चलता रहता है। तो किसी ने कहा कि ऐ गफूर औफ, कब आप कहोगे कि ये मुआशरा अब तबाह हो गया है? आप तो किसी बात पर ये कहते नहीं हो। उसने कहा जिस दिन प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाला स्कूल टीचर करप्ट जब तक नहीं होगा ना, उस वक्त ये मुआशरा तबाह नहीं होगा। आप ये देखिए कि हमारी जो पूरी अगली आने वाली नस्ल है उसका दारो मदार इन बच्चों पर है, ये जो बच्चे बैठे हुए हैं। और हम इनको क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने मोबाइल हाथ में रखा हुआ है, और ये आपने शायद कहा कि ये वो सरतान है कि जिसका कोई हल नहीं है। मुझे देखिए कि हम ये समझते हैं कि इन बच्चों का कसूर है। इन बच्चों का क्या कसूर? ये मैंने मुतअद्दिद बार कही है कि एक फैक्ट्री में कुछ चीजें बनती हैं, जैसे बिस्किट बनते हैं, पहले बहुत अच्छे बनते थे, अब अच्छे नहीं बन रहे। तो क्या बिस्किटों का कसूर है? अगर बिस्किटों में से मक्खियां निकल रही हैं या वो टूटे हुए निकलते हैं डब्बे में से, तो ये बिस्किट का कसूर, ये तो उस फैक्ट्री का कसूर है ना, जिस फैक्ट्री क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है। ये उस फैक्ट्री का कसूर है कि जहां प्रॉपर इंग्रेडिएंट इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। आखिर इस मुल्क का कोई सरबरा है ना, उस सरबरा के नीचे एक महकमा तालीम का इदारा है ना, आखिर हायर एजुकेशन कमीशन है ना, उसका कोई चेयरमैन है ना, नीचे जो बोर्ड के लोग हैं वो सारे हैं ना, और ये बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं ना, बड़े बड़े इख्तियारात के अंदर मौजूद है ना, इनको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी हुई है कि सारे बैठ के इसको एक इमरजेंसी के तौर पर ट्रीट क्यों नहीं करते? अगर घर में पता लगे कि घर के किसी फर्द को कैंसर हो गया है तो सारे सर जोड़ बैठने लग जाते हैं ना, किस बड़े डॉक्टर आना है, किसको दिखाना है। तो ये तो इतना सीरियस मामला है और इतने अरसे से हो रहा है और किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। मुझे तो बहुत ही परेशानी है इस बात की। इस हालत में जिस नस्ल को हम आगे परवान चढ़ा रहे हैं, उस नस्ल के हाथों में हमारा मुस्तकबिल बिल्कुल सेफ नहीं है। आपके जैसे इल्म में क्या है, मैं एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल था और मेडिकल कॉलेज में जब 250 बच्चे नए आते थे तो मैं अपने उस पूरे पीरियड के दौरान हर बच्चे से फर्दन मिलता था। अपने साथ एक साइकियाट्रिस्ट को बिठाता था और डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के हेड को बिठाता था, और तमाम, चाहे उसमें हफ्ता लगे 10 दिन लगे, हर बच्चे से एक ब्रीफ इंटरव्यू करता था। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो बच्चे जो 1200 नंबर लेकर यहाँ पहुंचते थे और जो पूरी ऊपर का मक्खन था, जो यानी जितने मुश्किल MD कैट वगैरह से निकल के आते हैं, उनमें बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन बेचारों के अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि वो डॉक्टर बन सके। और मैं जो बहुत अच्छे लोग मैं उनको इस्तिस्ना देते हुए ये बताता हूं कि हमारा ये जो फिल्टर है ना, जिस फिल्टर में से गुजार के हम हायर एजुकेशन में लेके जाते हैं, इस फिल्टर में बहुत सारी छलनियां हैं। जिस छलनियां में से बड़े जिनको छल जाना चाहिए वो दाने भी परे चले जाते हैं। तो हमारे तालीमी निज़ाम पर पहले ही बहुत सारे सवालात हैं कि तालीमी निज़ाम जो है वो रट्टे को प्रमोट करता है, तालीमी में सिर्फ मेमोरी बेस्ड तालीम है, इसमें एक्सपीरियंस बेस्ड तालीम नहीं है, कंटेक्सचुअल तालीम नहीं है। ऊपर से ये कि जो कुछ तालीम है उसके लिए एक खुले आम जो मर्जी बेज़ाब्तगी हो, कानून जितना जैसे नकलें मारे। मुझे तो कल बड़ी हंसी आई जब उन्होंने कहा है कि जी अब गवर्नमेंट ने सख्त एक्शन लिया है और जिस जगह पर इम्तिहानी मरकज के में पेपर होगा उसके बाहर जितनी फोटोस्टेट की दुकानें हैं वो सारी बंद कर दी जाएंगी। क्या बात है। देखिए क्या हंसने की बात है ये कि आप फोटोस्टेट दुकानों को बंद कर देंगे, लेकिन एक दफ्तर है जिस दफ्तर जी देखिए एक दफ्तर है जिस दफ्तर के अंदर पेपर बना है, वो पेपर 3-4-6 बंदों ने बनाया है। अच्छा, उन्होंने एक दफ्तर में दिया है जहां एक प्रिंटिंग प्रेस है जहां वो प्रेस में छपा है। उसके बाद एक सीक्रेसी डिपार्टमेंट है जिनकी जिम्मेदारी है कि उसकी सीक्रेसी को मेंटेन करना। इन 10 बंदों को क्यों नहीं लाइन हाजिर किया जाता? सबसे पूछा कि बताइए। अच्छा, फिर दूसरी मैं सिर्फ ये क्या डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम देखते हैं ये बच्चे नकल करके पास तो हो जाते हैं, डिग्रियां भी मिल जाती हैं, अमली जिंदगी में ये लोग कामयाब कैसे होंगे? इसका हल क्या है? कोई हल नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूं और आप मुझसे ये कहिए कि ये एक पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, इसके गुर्दे भी फेल हो गए हैं, इसका जिगर भी फेल हो गया है और इसको कोविड भी हो गया है, ऊपर से नमूनिया भी हो गया। बताएं कि इसका क्या हल है? मैं क्या हल है? देखिए, मैं और आप हम तो शोर मचा सकते हैं, हम तो उसके लिए जोर लगा सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इस पूरे सिस्टम को एक नए सिरे से ओवरऑल करना पड़ेगा और एक दयानतदारी, ईमानतदारी और एक प्रॉपर जो है हुब्बुल वतनी के साथ पूरे सिस्टम को करना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की है कि इस चीज को बहुत सी, अब वो सिंध की हुकूमत हो या पूरे पाकिस्तान हुकूमत हो, मेरे ख्याल में तो किसी भी इंटरनेशनल मसले से ज्यादा ये अहम मसला है। बिल्कुल के साथ हमारे ताल्लुकात क्या हो रहे हैं, रूस के साथ क्या होगा, CPEC क्या होगा, इससे ज्यादा अहम बात यह कि हमारी आने वाली नस्लों के हाथों में हमारा मुस्तकबिल सेफ होगा कि नहीं होगा।
तो अगर आप मुझे कहें कि मैं कोई आपको ऐसी बात, इसका हल बताऊं, हल ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला सिंध, सदर पाकिस्तान, इन सबको एक जगह पर बैठना होगा और सर जोड़ के सोचना होगा कि भाई इस सिलसिले में हम क्या करें। सारे वजीर तालीम इकट्ठे होने चाहिए, हायर एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटियों के सारे वीसी इकट्ठे होने चाहिए और यानी वजीर आजम को एक इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए कि बताइए इसका क्या करें, और उसके बाद सारे समझदार लोग इसका कोई हल निकालें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे मेरे पाकिस्तान आप हिस्सा बने, बहुत अहम मामला है और हम ये नहीं कहते कि बाकी सूबों के अंदर नकल नहीं होती होगी, यकीनन नकल होती होगी, कुछ ना कुछ शरह होती होगी, लेकिन इस तरीके से एग्जाम्स कहीं पर नहीं हो रहे होते जो हर दफ़ा हम सिंध के अंदर देखते हैं। और सिंध हुकूमत अगर जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है, ये भी विफाक पे मामला डाल दें, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है हमजा, लेकिन अगर देखा जाए मुल्क के मुस्तकबिल की, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है कि वो जो है हमें महफूज हाथों में नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक और मसला भी है और वो भी कराची से ख़ास तौर पर जुड़ा हुआ है। ग्रीन लाइन मंसूबा कराची के शहरियों के लिए अब भयानक ख्वाब बन गया और फरवरी 2016 में शुरू होने वाला मंसूबा कब मुकम्मल होगा ये खबर कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, ना विफाक को पता है ना सिंध को पता है आखिर करना क्या है। और ताज़ा खबर ये आ रही है कि ग्रीन लाइन बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो है वो अब मजीद खटाई में पड़ गया और ग्रीन लाइन सर्विस जो है वो अब एक माली तनाज़े में घिरी हुई नज़र आती है। जबकि स्पेन की जो फर्म है ग्रुप्सा, उस मनसूबे के लिए वो अपनी तकनीकी मदद और खिदमात फराहम कर रही थी, लेकिन उस फर्म ने अब नैब, FIA और पाकिस्तानी सफारत खाने से शिकायत की है कि पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो जालसाजी से उनके नाम पर कौमी ख़जाने से अरबों रुपए वसूल कर रहे हैं और इससे उनकी पेशावराना साख को नुकसान पहुंचा है। मतलब अब देखें कि मामलात किस तरफ ये चल रहे हैं और बड़ा सवालिया निशान लग गया। अब हम जानेंगे कि असल सिचुएशन है क्या। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध ओवैस कादिर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शाह साहब, कराची में जब मैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम की उम्मीद हुई ही थी, तो अब हम ये स्पेनिश कंपनी की, स्पानवी कंपनी की बात कर रहे हैं, उन्होंने करप्शन के इल्ज़ाम लगा दिए हैं। क्या इससे सिंध हुकूमत की साख असरअंदाज नहीं होगी, मुतासिर नहीं होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, क्वेश्चन तो आपने ये किया है और मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस किस्म के क्वेश्चन्स पूछने भी चाहिए आप लोगों को। लेकिन इससे पहले मैं एक बात क्लियर करूं कि ये जो स्पानवी कंपनी ने जो ये क्वेश्चन रेज़ किए हैं और जो इल्ज़ामात लगाए हैं, ये ग्रीन लाइन के प्रोजेक्ट पे लगाए हैं। और मैं ये बार बार मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में ये कहता रहा हूँ कि ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट है जो नवाज़ शरीफ साहब के दौर में शुरू हुआ और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। 4 दफ़ा डेडलाइन गवर्नर साहब दे चुके हैं। 2020 फरवरी में उन्हें इफ्तिताह करना था, जिसमें मैंने यही कहा था कि अभी तो दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये कब तक कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये भी एक अलग बात है। लेकिन अब जबकि उन्होंने बसेस का टेंडर भी किया है और उनकी जो पता चला है कि बसेस भी कोई 2-3 महीने के बाद, अभी तक कोई कंफर्म डेट नहीं है कि 2-3 महीने के बाद उम्मीद है, आई एम नॉट कंफर्म, जो मुझे उनके इंजीनियर से पता चला है ब्रीफिंग के दौरान कि आएंगी तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। तो इस सवाल का जवाब वन लाइनर ये है कि ये जो उंगली उठाई गई है, ये जो एतराज़ उठाया गया है, ये फेडरल गवर्नमेंट के उन दावों पर है कि जो वो कहते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट काम कर रहे हैं, वो करप्शन से पाक चीज़ें कर रहे हैं और वो बार बार सिंध गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। लेकिन ये ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट इस वक्त तक फेडरल गवर्नमेंट के अमलदारान ही इसको अंजाम दे रहे हैं। SIDCL सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ये काम कर रही है। ये गवर्नर साहब इसके चीफ पैट्रनेज कर रहे हैं और इसका एक बोर्ड बना हुआ है। ये सवालात और ये एतराज़ात उन पे उठाए गए हैं। अब देखते हैं कि इसमें FIA या नैब या दूसरे जो इस फेडरल गवर्नमेंट के इदारान जो सिर्फ अपोजिशन को हिरासा करने में इस वक्त तक मसरूफ़ हैं, वो इसका जो क्वेश्चन का जो उन्होंने एतराज़ रेज़ किए हैं, जो इल्ज़ाम लगाए हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह करते हैं और इसका आउटकम क्या आता है। और मैं ये भी कहता चलूँ कि मुझे तो ये अंदाज़ा है, बल्कि यकीन है कि ये गुफ्तन शुदन बर्खास्तन वाला केस होगा। एक ऐलान, एक इंक्वायरी कमेटी बनेगी और वो उधर के उधर ठप हो जाएगी। जिस तरह से आपने कहा है कि ये वफाक के अंडर आता है, लेकिन अब इल्ज़ामात तो लग चुके हैं ना करप्शन की, क्या इस हवाले से हुकूमत तहकीकात कराएगी और कसूरवार जो होगा उसको सज़ा भी दी जाएगी? ये तो लाजमी है कि एक फॉरेन फर्म है जो एक रेप्यूटेबल फर्म है, उसने एक क्वेश्चन रेज़ किया है, आप पे डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया है कि आप लोगों ने इसमें खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की है, कि उनके नाम पे बिलिंग हुई है। ये पूरा डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने हर जगह अप्रोच की। देखिए, गवर्नमेंट को अगर ये अकाउंटेबिलिटी का इतना दावा करते हैं और ये ईमानदारी के अलम बरदार हैं जो अपने आप को कहते हैं, दरअसल ये है नहीं। लेकिन अब भी
अगर इतने बड़े इल्ज़ाम के बाद, इतनी बड़े आवाज़ उठाने के बाद अगर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, अगर होती भी है तो उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आती, तो ये बहुत शर्मनाक बात होगी। देखें, ये परसेप्शन जो है पूरे मुल्क का ख़राब हो रहा है इन सारी दुनिया में। ये पाकिस्तान में हम बड़ी, अब सिंध में हमें बहुत कोशिश करनी पड़ रही है कि पिछले 3 साल से जो इन्होंने इंटरनेशनल जो काम किए, जितनी उसमें गलतियां की हैं, या जिस तरह फॉरेन पॉलिसी और जो हमारे डॉलर का रेट उतार चढ़ाव हो रहा है, बता दीजिएगा आप क्या समझ रही है जो मामला सामने आया है, इसकी वजह से क्या ग्रीन लाइन का जो इफ्तिताह है उसमें मजीद देर हो जाएगी? देखिए, ग्रीन लाइन का इफ्तिताह अगर जिस तरह ये प्लान था कि जब नवाज़ शरीफ साहब ने ये ग्रीन लाइन शुरू किया था, तो उस वक्त एक प्लान ये बनाया गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट करने के बाद ये सारा प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट के हैंडओवर किया जाएगा, और कंप्यूटर सिस्टम, IITS सिस्टम और बसेस की प्रोक्योरमेंट सिंध गवर्नमेंट करेगी। 2018 में जब मैंने इसका पहला विज़िट किया था तो उस वक्त भी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत से फ्लॉज थे, अभी काम बाकी था। लेकिन इमरान खान साहब का जब पहला विज़िट हुआ कराची में गवर्नर हाउस में, उसमें चीफ मिनिस्टर सिंध भी मौजूद थे, तो इमरान खान साहब ने ये दावा किया कि हमारे पास फ़ंड्स अवेलेबल हैं फेडरल गवर्नमेंट के पास, और ये सिंध गवर्नमेंट के हैंड ओवर हम नहीं करेंगे, फेडरल गवर्नमेंट ही इसका IITS सिस्टम इंस्टॉल करेगी, बसेस की प्रोक्योरमेंट करेगी। 3 साल इस प्रोजेक्ट को फेडरल गवर्नमेंट चलाएगी, 3 साल के बाद ये सिंध गवर्नमेंट के हवाले होगा। देखें, ये इमरान खान साहब कह तो गए, अब 3 साल, अब ये तो उस वक्त अगर स्टार्ट हो जाता तो अब ये सिंध गवर्नमेंट के हवाले होना था, अब तक तो ये स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब ताख़ीर जाहिर सी बात है, ज़रूर मैं समझता हूँ कि अगर ये इंक्वायरी फिलफौर नहीं की गई और इसकी जो कल्प्रिट्स हैं उनको फ़ौरन सज़ा नहीं दी गई और उनको अलग नहीं किया गया इस प्रोजेक्ट से, तो जाहिर सी बात है जो ऐसी गंदी मछलियाँ इस प्रोजेक्ट के अंदर बैठी, जो कहते हैं कराची की जो तामीर और तरक्की है उसमें पीपल्स पार्टी हायल है, और वो फिर इस तरह की मिसालें भी देते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर ग्रीन लाइन को आप पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और डेवलपमेंट से जोड़ते हैं तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस 13 साला दौर के साथ। मैं ये भी बताता चलूँ कि कभी अपोजिशन जमातें जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगा रही हैं, या जो ये परसेप्शन लोग डेवलप कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के लिए या कराची के गिरदो नवा के लिए कुछ फंड्स नहीं रखे, डेवलपमेंट नहीं रखी। देखिए, 110 अरब रुपए की ऑन गोइंग और न्यू स्कीम्स रखी गई हैं इस बजट में। मेगा प्रोजेक्ट्स अलग हैं। कभी किसी ने सोचा था कि 110 अरब रुपए सिर्फ कराची के लिए रखे जाएंगे? देखिए, ये सिर्फ मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपकी अगर एक टीम मेरे साथ, मैं ख़ुद उनके साथ जाऊँगा, मैं ये ऑन साइट दिखाने के लिए तैयार हूँ कि वो 10 साल पहले जब पाकिस्तान, 12 साल पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टेक ओवर किया था 2008 में, और आज तक क्या क्या डेवलप हुआ है, बिल्कुल ठीक है। वैस का दिशा, शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, उनका मौक़िफ़ आप लोगों ने सुना है। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और जिस तरह से हम आपको बताते हैं कि जी पाकिस्तानी जो है और पाकिस्तान में जो टैलेंट है वो बहुत भरमार है उसकी, और हमारे मुल्क के जो होनहार नौजवान हैं उनकी बात की जाए ख़ास तौर पर तो डियाना अवार्ड हासिल करके दुनिया भर में वतन अजीज़ का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। उन्हीं दर्द दिल रखने वाले तालिब इल्मों में सखर की आयशा शेख भी शामिल है, जिन्हें कोरोना वबा के दौरान तालीम और फंड रेजिंग पर अवार्ड से नवाजा गया। अच्छा, वबा के दिनों में आयशा ने आवाम को राशन भी मुहैया किया था। हम उनकी इस इमदाद का तरीक़ाकार जो था ना वो काफ़ी मुख्तलिफ था। हम आमतौर पर जो तरीका देखते हैं वो तो हम सबको पता है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इमदाद के साथ उन लोगों को कुछ हुनर सिखाया ताकि आइंदा माँ से वो ख़ुद कुछ कमा सकें, ख़ुद कुछ खा सकें, मोहताजी के बगैर ख़ुद कमा सकें। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है कि आप उनको कोई ऐसी स्किल दे दें कि वो खुद से कमा सकें और वो दूसरों की तरफ ना देखते रहें कि कोई आएगा राशन लेकर आएगा हमारी मदद करेगा। बिल्कुल ऐसे वो किसी और पर डिपेंड नहीं करते। आयशा जो है वो इस अवार्ड को अपने वालिद से मंसूब करती हैं क्योंकि बकौल उनकी सरपरस्ती के बगैर ये सब जो है वो मुमकिन नहीं था उनके लिए, और उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि वो इस अवार्ड को वसूल करने के लिए तकरीब में बराह रास्त शरीक नहीं हो सके। वर्चुअली ये जो है शिरकत करना पड़ी है। खैर, पाकिस्तानी जो बच्चे हैं इन्होंने नाम रोशन किया, नौजवान है बच्चे कहना तो बिल्कुल गलत है, ये तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। होनहार तालिबा
आयशा हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनको मुबारक देते हैं। आयशा अस्सलाम वालेकुम, बहुत मुबारक हो, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अब अच्छा, आपने मुबारक भी दिया, मुबारकबाद भी वसूल कीजिए पहले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसा फील कर रही हैं वैसे? मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ और बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मुझे थोड़ा दुख इस बात का है कि पाकिस्तान से सिर्फ चंद लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। मैं चाहती हूँ कि आने वाले सालों में पाकिस्तान से और नौजवान आगे आएँ और ज़्यादा स्ट्रगल करें और वो भी इस अवार्ड को हासिल करें। अच्छा आयशा, यकीनन हम लोगों की भी यही ख्वाहिश है, हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि और भी बच्चे जाएं और अवार्ड हासिल करके आएँ, लेकिन आपने किस तरह से इसको काम को जो है शुरू किया और किस तरह से सिलेक्शन हुई और फिर आप ये नामजदगी में आप आगे आई और आपका नाम आया, और जब नाम आ गया तो कैसा फ़ील किया फिर आपने? एक्चुअली ये डायना अवार्ड 2021 एक यूके की ऑर्गेनाइजेशन की अवार्ड सेरेमनी है जो कि सोशल और ह्यूमैनिटेरियन वर्क पे दिया जाता है ऑल ओवर द ग्लोब। जो प्रिंसेस डायना थी, प्रिंसेस ऑफ वेल्स, उनसे ये अवार्ड कनेक्टेड है और जब उनकी डेथ हुई थी उसके बाद ये अवार्ड स्टार्ट किया गया था अराउंड द ग्लोब के लिए। तो जिस वजह से मुझे ये अवार्ड मिला है वो ये है कि मैं जब यूएसए से वापस आई थी फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स सीख के, तो मैं जब सीख के आई थी तो मुझे बहुत न्यू चीज़ लगी थी, क्योंकि पाकिस्तान में हमें आर्ट, क्रिएटिव राइटिंग, लिटरेचर, इन चीज़ को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं हम, लोग लुक डाउन करते हैं इस चीज़ को ना। तो जब मैं सीख के आई थी, क्योंकि ये मेरा पैशन था कि मैं क्रिएटिव राइटिंग सीखूं, आई वाज अ बॉर्न क्रिएटिव राइटर मे बी, तो मैं जब सीख के आई थी तो मैं चाह रही थी कि ये चीज़ पाकिस्तान के नौजवानों को सिखाई जाए। लेकिन चूँकि मैं वापस आ चुकी थी और कोविड स्टार्ट हो चुका था कुछ महीनों के बाद ही, तो फ़िज़िकल क्लासेस कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि लोगों की हेल्थ को भी हमें मद्देनज़र रखना होता है। तो मैंने वर्चुअल क्लासेस शुरू करवाई, लेकिन उसके साथ साथ जब मैंने ट्वीट्स देखे कैंसिल एग्ज़ाम्स, ऑनलाइन क्लासेस आर नॉट इफ़ेक्टिव, तो मुझे एक ये भी आइडिया आया कि मैं कुछ इस तरह से कर देती हूँ कि यही स्टूडेंट्स अपने घर बैठे कुछ अर्न भी कर लें, स्किल भी सीख लें और उसको फिर इंजॉय भी करें। तो क्रिएटिव राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, लीडरशिप एंड फ्रीलांसिंग स्किल्स को मिला के एक कोर्स क्रिएट किया जिसमें बैचेस में स्टूडेंट्स को 550 स्टूडेंट्स को ये कोर्स करवाया था मैंने, जिससे वो अर्न भी कर सकें, इंडिपेंडेंट भी हो जाएं और इस चीज़ को एंजॉय भी करें कि जो चीज़ पाकिस्तान में इतनी आम नहीं है उसे और ज़्यादा प्रमोट किया जाए, जैसे कि क्रिएटिव राइटिंग। अच्छा ठीक है, ये आपने कोर्स खुद से डिज़ाइन किया और अकेले ही आप क्लासेस देती रही? जी मैं क्लासेस तो अकेली देती रही थी, लेकिन जो बैकएंड पे आपके साथ टीम होती है, टेक्निकल टीम जो आपको सपोर्ट करती है, तो उसमें टीम मौजूद थी। अच्छा, क्या बात है। तो वो टीम का कितना किरदार आप इसमें देखती हैं? अभी भी उस टीम के साथ हैं? अभी भी कोई नए कोर्सेज़ हैं जो आयशा लेके आ रही हैं? बिल्कुल, टीम तो हमेशा साथ रहती है। उस टीम का भी कंप्लीट ही पार्ट है इसमें, क्योंकि अगर वो बैकएंड पे चीज़ें ना देखते कि किस तरह से ऐप वर्क कर रहा है, ऐप वर्क नहीं कर रहा, तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाती। जी बिल्कुल, टीम के साथ अभी भी साथ हूँ और आने वाले दिनों में और ज़्यादा कुछ नया लेकर आएंगे आप सबके लिए। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, जिस तरह से इतनी छोटी सी उम्र में हम कहेंगे, वैसे आप लग भी छोटी सी रही हैं, प्यारी सी रही है, मुझे तो बहुत ही छोटी सी लग रही है, लेकिन इतना बड़ा जो आपने काम किया है, इसके पीछे सपोर्ट कितनी ज़्यादा मैटर करती है? कितनी सपोर्ट आपको मिली घर वालों की तरफ से, फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से? फैमिली तो हमेशा से मेरे साथ रही है। मैं कुछ भी करना चाहूँ मुझे फुल सपोर्ट और इंडिपेंडेंट दी है, स्पेशली माय फादर। एक्चुअली ये कुछ नया करने का पैंडेमिक के दौरान आइडिया है वो वहीं से ही इनिशिएट हुआ इन अ वे कि जब कोविड आया था तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्ट्रीब्यूट अ कोविड प्रिकॉशनरी किट्स इन द सिटी सक्खर। तो मैंने जब उनको देखा कि वो इतना कुछ नया कर रहे हैं, तो मैं भी तो अपनी फील्ड में कुछ ऐसा कर सकती हूँ जो कि चेंज क्रिएट करे। सो जी, फैमिली की सपोर्ट हमेशा रही है, फ्रेंड्स की सपोर्ट रही है, लेकिन जब आप कुछ नया शुरू करते हो ना, तो जो कुछ लोग आपको जानते नहीं होते हैं तो वो थोड़ा आपको डिमोटिवेट करते हैं कि इससे तो आपका टाइम ज़ाया होगा, ये तो करने की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जब किया तो बहुत सारे लोगों ने साथ दिया, जैसे कहते हैं ना कि एक चेन बन जाती है, हम चलते हैं तो बिल्कुल। अच्छा ठीक है आयशा, हमें ये बताएं कि वो बच्चे जो हैशटैग डिले एग्ज़ाम्स, कैंसिल एग्ज़ाम्स चला रहे थे, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना नहीं चाह रहे थे, उनको आपने ऑनलाइन कैसे पढ़ा लिया? एक्चुअली हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा मसला ही ये है कि हमें वो पढ़ने नहीं दिया जाता जो हम पढ़ना चाहते हैं।
जब आप एक इंसान को वो करियर काउंसलिंग नहीं, एग्जैक्टली करियर काउंसलिंग नहीं है, जो कि कोविड के दौरान मेरा एक मेंटल हेल्थ का प्रोजेक्ट था और उसमें हमने करियर काउंसलिंग भी ऐड की थी। जब आपको वो नहीं पढ़ने दिया जाता कि जो आपको पढ़ना है ना, तो आप बोर हो जाते हो, और जिस चीज़ को आपका दिल और दिमाग नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो फिर हम यही कहेंगे ना, #कैंसर। अच्छा, ये जो अब आपने एक फ्रीलांसर्स की आर्मी जो है एक बना दी है, ये कैसे कमा सकते हैं, किधर जा सकते हैं? और अगर बाकी बच्चे वो देखें कि आयशा ने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा अवार्ड भी इनको मिल गया, हम भी हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उनको क्या बताएंगे, कैसे वो हिस्सा बन सकते हैं आपके उस प्रोग्राम का, और उनको फ़ायदा क्या होगा? क्या उनको फाइवर पे जाना पड़ेगा, अपवर्क पे जाना पड़ेगा, किस तरह से काम करेंगे? अच्छा, बेसिकली हम स्किल्स सिखाते हैं। हम उनको सिखाते हैं कि एक पर्टिकुलर स्किल पे क्या वर्क होता है, उसके क्या टेक्निकलिटीज़ होती हैं, और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फाइवर हो गया, आपके पास अपवर्क हो गया, इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने के भी कुछ वेज़ हैं। अच्छा। ऐसे ही कोई भी अगर अकाउंट बना देता है तो चीज़ें मुश्किल होती हैं, इसको भी यूज़ करने के कुछ वेज़ हैं ना, तो हम वो वेज़ सिखाते हैं। गुर सिखाते हैं जी। अच्छा। और बाकी वो आगे खुद करेंगे। अच्छा जी, ज़बरदस्त। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स क्या आपके? मज़ीद क्या कुछ करना चाहती हैं? क्या क्रिएटिव राइटिंग को लेके आगे चलना चाहती हैं? जी, फ्यूचर प्लान्स काफ़ी ज़्यादा नेक हैं, और आई रियली वांट कि पाकिस्तान में वो चीज़ें आम हो जाएं जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा अच्छी समझी जाती हैं, टॉप लेवल स्किल्स समझी जाती हैं। हमारे पास चूँकि करियर काउंसलिंग नहीं है, तो डॉक्टर और इंजीनियर को ही एक पहला दिया जाता है कि आपने यही बनना है। जब डॉक्टर और इंजीनियर बनना बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर्स हमारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स हमारे बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन एक इंसान के पास जब चॉइस नहीं है और फिर अगर वो डॉक्टर और इंजीनियर बन रहा है, तो ये थोड़ा मसले की बात है कि वो फिर अपने प्रोफेशन में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जिस तरह से वो लोग कर पाएंगे जो कि मर्ज़ी से उस प्रोफेशन में आए होंगे। तो काफ़ी ज़्यादा कैरियर काउंसलिंग की तरफ मेरा रुझान है कि इसको थोड़ा आम किया जाए, कि जब आपको पता है कि इतने सारे कैरियर्स हैं हमारे पास, तो उसमें से आप खुद चूज़ करें। अच्छा, ठीक है, आप छोटी सी उम्र में स्कॉलरशिप लेके उधर से पढ़ के वापस आ गए और फिर आपको ये अवार्ड भी मिला। हमारे बच्चे स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हमारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि अप्लाई कैसे करना है, कैसे हम जा सकते हैं। वो समझते हैं कि हमें तो शायद स्कॉलरशिप मिल ही नहीं सकता। तो क्या स्कॉलरशिप मिलना, पहले तो ये बताएं, बहुत मुश्किल है? और अगर बहुत मुश्किल है, या इसके भी कुछ गुर हैं, इसकी भी कुछ टेक्निक्स हैं? अच्छा, अगर हमें लगता है कि स्कॉलरशिप्स मिलना मुश्किल है तो बिल्कुल मुश्किल है। अगर आपको लगता है कि स्कॉलरशिप मिलना आसान है और आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। दिस इज़ जस्ट अ माइंड गेम। अच्छा। आप अगर कुछ समझते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर स्टार्ट ही ये सोच के किया था कि फॉर्म तो फिल कर देते हैं लेकिन पता है होगा नहीं, तो फिर नहीं होगा। अच्छा। चलें, ये भी गुर जो है आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो आयशा आपको ये गुर सिखाने के लिए तैयार है। आयशा, एक दफ़ा फिर आपको बहुत मुबारक हो, बहुत शुक्रिया, आप सबसे पहले पाकिस्तान का हिस्सा बनी, और ये पाकिस्तान का टैलेंट है। और से आते ही आयशा ने ये बात कही ना इकरा, कि मुझे अफसोस है कि बहुत कम लोगों को ये अवार्ड मिला है। तो पाकिस्तान में टैलेंट की तो कमी नहीं है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि जिस टैलेंट को ये अवार्ड मिल रहा है, की सोच बहुत अच्छी है। कि जी, कि जिसको ये अवार्ड मिल रहा है, वो कह रहा है कि और भी बहुत से लोग हैं जो इसके अहल हैं। खैर, ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तानी बच्चे जो हैं वो बड़े होनहार हैं और वो काम कर रहे हैं, और फिर वापस आके स्कॉलरशिप्स लेके दूसरों को भी वो स्किल सिखा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाकिस्तानियों के पसंदीदा खेल क्रिकेट की। 8 जुलाई को कार्डिफ में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहले वनडे का मैदान सजेगा। बिल्कुल, दुनिया क्रिकेट की 2 बड़ी टीम्स जो हैं आमने सामने होंगी, उनके दरमियान सनसनीखेज मुकाबला देखने को मिलेगा। और शाहीनों ने 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ में पेस बैटरी से इंग्लैंड की बैटिंग लाइन फ्यूज़ करने की मनसूबाबंदी भी बना लिया। हमजा, अच्छा, पेस बैटरी की जो बात हो रही है, शाहीन अफरीदी की बात कर लें, हम हारिस रऊफ़ की बात कर लें, फ़हीम अशरफ की बात कर लें, हसनैन की बात कर लें, तेज़ बॉलिंग से पाकिस्तानी टीम फ़ायदा उठा सकती है। और हम देखें तो हारिस सुहेल के हवाले से खबरें कुछ अच्छी नहीं आ रही, फिटनेस मसाइल से वो जो है ना उनको करना पड़ा है उनका सामना। और इसके अलावा अगर बात की जाए, एक रोज़ा मैच में सोहेब मकसूद को मिडल ऑर्डर में मौका मिल सकता है। और उधर अगर साबिक कप्तान वसीम अकरम की बात करें तो उन्होंने बाबर आजम को मशवरा दिया है कि उन्हें डॉट बॉल औसतन को उसको बेहतर जो है बनाना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि बाबर को चाहिए कि ऐसे गेम प्लान बनाया जाए कि गेंदें ज़ाया ना करें। अच्छा, ख़ास तौर पे उन्होंने पावर प्ले की बात की है कि तेज़ी से इसमें रन्स बनाए जाएं, जिसमें उनका अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। तो वसीम अकरम ने ये मशवरा दिया है। बाबर पर ये तनकीद भी बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी तरफ
बॉलिंग कोच की बात कर ली जाए, वकार यूनुस साहब और फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के दरमियान जो लफ्ज़ी जंग है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। वकार यूनुस ने एक बार फिर आमिर को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि आमिर अपनी कारकर्दगी से सिलेक्टर्स को मुतासिर करेगा तो कौमी टीम के दरवाजे उसके लिए खुले हुए। बिल्कुल, और अगर आमिर जो है सिलेक्टर्स को मुतासिर नहीं करेगा तो कैसे खेल खेलेगा फिर। खैर, इसी सारे मामले पर हम बात कर लेते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नसीम राजपूत साहब, दौरा इंग्लैंड की अगर बात कर ली जाए तो कौमी टीम से कैसी तवक्कुआत है, कैसी कारकर्दगी की आपको तवक्कुआत है, और बैटिंग लाइन की बात की जाए, मिडल ऑर्डर की बात की जाए तो क्या पूरा उतर पाएंगे तवक्कुआत पर? इकरा, गुड मॉर्निंग। वाकई में अगर हम देखते हैं तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग क्या होगी। अभी आपने जैसे अभी हमजा ने बात की थी कि दो बड़ी क्रिकेटिंग नेशंस जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। दो बड़ी क्रिकेटिंग नेशंस का इस वक्त सबसे बड़ा फर्क ये है, एक का कॉम्बिनेशन सेटल है, दूसरी का कॉम्बिनेशन सेटल नहीं है। देखें, जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे कि ये ओडीआई क्रिकेट है स्टार्ट के अंदर, तो शायद जो वसीम अकरम ने बात की थी T20 क्रिकेट में स्ट्राइक बेहतर होना चाहिए बाबर का, तो यहाँ इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हम अपने किस बैट्समैन को किस नंबर पे खिलाएंगे। हारिस सुहेल का हम सुन रहे थे कि हारिस सुहेल को मौका दिया जाएगा, लेकिन हारिस सुहेल अनफिट हो गए। अब अगर बाबर और फखर ही बाबर आजम के साथ बाबर आजम और रिजवान ओपन करते हैं तो फिर उस सूरत में फखर 3 नंबर पे बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें एक्सपीरियंस डालना होगा। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो सऊद शकील, हैदर अली, सलमान अली आगा, आप किनके साथ जाएंगे बैटिंग के लिए, ये सबसे बड़ा आपके साथ क्वेश्चन मौजूद है। दूसरी जानिब आपके पास शादाब मौजूद है, आपके पास फ़हीम मुशर्रफ मौजूद है, दरमियान में मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर लेते हैं। ऐसे में अमाद वसीम को अगर आप ओडीआई में भी साथ में रखते तो एक ऑप्शन आपके पास ऑलराउंडर का और मजबूत हो जाता। अगर आप ये देखते कि हमारी बैटिंग मिडिल ऑर्डर में कमजोर पड़ रही है, क्योंकि इंग्लैंड की कंडीशन आसान नहीं होंगी, इंग्लैंड की कंडीशन खासी डिफिकल्ट होगी और पाकिस्तान बड़े अरसे के बाद कोई टफ सीरीज खेलने के लिए जा रहा है। और यहाँ पर हमारी तैयारियां एग्जैक्टली हैं किस जगह पर। हमारी जिनके बारे में अभी हमजा ने भी बात की थी कि उन पे बहुत क्रिटिसाइज होता है बाबर आजम पे कि आप जितनी डॉट बॉल्स तो हमारी प्रिपरेशन का सही मायनों में यहाँ पता चलेगा इकरा के हम एग्जैक्टली किस जगह पे खड़े। जी ठीक है, हमें ये बता दीजिए कि मिडिल ऑर्डर में शोएब मकसूद की तो जगह हमें बनती हुई नज़र आ रही है कि शोएब मकसूद तो अब खेल ही रहे होंगे। अब हम ओपनिंग पेयर पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ख़ासतौर पे अगर हम वनडे की बात करें तो हमारा ओपनिंग पेयर बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, T20 की बात करें तो ओपनिंग पेयर बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। हम हिटर को नीचे ले आएंगे जिसने दायरे का इस्तेमाल करना है, और उन प्लेयर्स को ऊपर ले जाएंगे जो शायद दायरे का इस्तेमाल नहीं बाद में भी खेल सकते हैं। देखिए, शोएब मकसूद तो बाद में इन 3 ओडीआई मैचेस के बाद दस्तयाब होंगे, क्योंकि उन्हें ओडीआई टीम में तो शामिल ही नहीं किया है। तो अभी तो हम अगर पहले इन 3 ओडीआई मैचेस की बात कर लें हमजा, मेरी अपनी जाती राय में अब्दुल्ला शफीक ने रन जरूर स्कोर किए, लेकिन हैदर अली को हम गलत फॉर्मेट में ले गए। हैदर अली से हमने छक्के लगवाना शुरू कर दिए। हैदर अली को अगर आपको याद होगा 19 क्रिकेट में वो नीचे बैटिंग किया करते थे, वो बारी को लेके चला करते थे। हमने उसको हिटर बनाने की कोशिश की सिर्फ एक आईपीएल की वजह से, क्योंकि एक आईपीएल सिलेक्शन कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों की, तो वो T20 क्रिकेट है। हमने एक अपने बैट्समैन को मोल्ड कर दिया जो ज्यादा अच्छा कॉम्पैक्ट बैटिंग किया करता था लंबी बारी लेने में। तो ओडीआई में लंबी बारी लेने का मौका होता है, आप हैदर अली को यहाँ जरूर मौका दें। लेकिन अब आप उठा के देखें, आपके जितने बैट्समैन है, अब्दुल्ला शफीक या तो ओपनर है या वन डाउन है, हैदर अली या तो वन डाउन है या फिर ओपन करते हुए हमें ज्यादातर दिखाई दिए, या अगर आप सऊद शकील की बात करते हैं वो भी इन्हीं नंबरों पे खेल रहे हैं। हमारी कॉम्बिनेशन में 5 और 6 नंबर का बैट्समैन है कौन? अगर आपके पास हफीज यहाँ पर नहीं खेलते, आपके पास एक्सपीरियंस यहाँ दिखाई नहीं देता, आप अपनी बैटिंग को मोल्ड किस तरीके से करेंगे? क्योंकि आपके पास या तो ओपनर है या वन डाउन बैट्समैन, आपके पास 4 नंबर का स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं है, आपके पास 5 नंबर का स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं है। ऐसे में अगर शोएब मकसूद की फॉर्म बहुत अच्छी थी, देखे शोएब मकसूद कौन सी टीम में थे? टीम तो PSL से पहले अनाउंस हो गई थी, वो तो हैदर अली और उमैद आसिफ ने कोरोना प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की थी, जिसकी वजह से शोएब आ गए। और दूसरे आप धानी को भेज सकते थे यहाँ पे, लेकिन वहां पे पता चलता उस्मान वाला ट्रैवल कर गए क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल, और वो क्वारंटाइन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खर्चे में काट रहे हैं, तो मुकम्मल कर रहे हैं। कहने आप यहाँ पे प्लेयर भेज सकते थे, अगर यूनुस खान नहीं गए थे तो आप प्लेयर भेज देते।
आपने सूद मकसूद को भी बाद में शामिल किया है, पता नहीं आपको उन्होंने क्वारंटाइन की खिलाफ वर्जी की थी, आपने करार दी थी ठीक है हैदर अली को बाहर बिठा के हम उनको शामिल कर देते। तो क्वेश्चंस हैं यार, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ दिखाई देते हैं। अब कैसा परफॉर्म करते हैं, कैसा परफॉर्म नहीं करते हैं, ये देखना होगा। जी ठीक है, ये भी हमें देखें। अब हैदर अली हमारे पास मौजूद नहीं है, मिडिल ऑर्डर में हम हफीज़ को भी इधर लेकर नहीं आएंगे। हमारे पास ऑप्शन यही होगी कि हम शुएब मकसूद को उठाएं और मिडिल ऑर्डर के अंदर डाल दें। फिर हमारे पास आज़म मौजूद हैं टीम के साथ, लेकिन हम क्या ये शिफ्ट कर सकेंगे या अब हमारे पास चांस ख़त्म हो गए हैं? जो T20 के लिए प्लेयर गए हैं उनको हम वनडे में इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए सारे प्लेयर आपके पास वहां पर मौजूद हैं, प्लेइंग 11 आपने खिलानी है, आप ने अपने दिमाग बनाए हुए होते हैं। आपको याद होगा हमजा, हम बहुत बात की थी मॉर्निंग शो में आपके साथ कि जब आपके पास साउथ अफ्रीका में हफीज मौजूद थे तो आपने क्यों नहीं खिलाया, और हफीज खुद कह रहे हैं कि मैं वाइट बॉल क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन चूंकि आपने एक जहन बनाया भाई, अच्छा आप T20 के खिलाड़ी हो, आप वनडे के खिलाड़ी हो, आप जो है वो टेस्ट के क्रिकेटर हो, आपने इस दिमाग से थोड़ी सी जान छुड़ानी होगी। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो तीनों फॉर्मेट के लिए मौजूद होते हैं और उन्हें खिलाना पड़ता है। हसन अली को, शाहीन शाह अफरीदी को, बाबर आजम को, रिजवान को आप तीनों फॉर्मेट से अलग नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने किसी एक प्लेयर का अनाउंस किया, जैसे आपकी खुशकिस्मती थी कि यूनुस खान ने मना कर दिया या एक आध और प्रॉब्लम हो गई थी, तो आपके पास प्लेयर अवेलेबल हो गए, वरना आपके पास मलिक को ले जा सकते थे। हाँ, मलिक को ले जा सकते थे। खैर मलिक को तो आप सोचने को तैयार ही नहीं है ना। यहाँ तो क्रिकेट बोर्ड के बड़े ऑफिशियल ये बात करते हैं यूनुस खान को कि तुमने हफीज का असर नहीं देखा था, क्या किया था, हफीज को हमने बाहर बिठा दिया था। तो कहने का मकसद है यहाँ तो पढ़ते हुए लोग डरते। ये स्कूल की क्लास कराती है पाकिस्तान क्रिकेट को, और जब तक आप इनकी बॉडी लैंग्वेज में फर्क नहीं डालेंगे। देखें हसन अली को अगर आप एक कैटेगरी में लाएं, सबसे ज्यादा मैं खुश हूँ, बहुत से लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं हसन अली तो अनफिट थे, एकदम से आगे। अरे भाई हसन अली वो प्लेयर है, आपके पास प्लेयर है कौन सा कि जिसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो तो टीम को उठा के। बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो हमने वो क्या कहते चूजे तैयार कर दिए कि बस ठीक है जहाँ भी मुश्किल होगी वो आप चूजे तैयार नहीं करो, आप पर एक ताकतवर एक बॉडी लैंग्वेज वाला प्लेयर तैयार करो जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अब हसन अली आंखों में आके डाल के देखते हैं तो बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। हफीज बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं इनको कौन बर्दाश्त हो रहा है? इनको जो खामोशी से क्रिकेट खेल रहे हैं ना, फहीम अशरफ साहब आराम से आते हैं चुप करके, जी अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, बस यस सर करने वाले जो हैं वो ज्यादा इनको पसंद आने को टीम में रख रहे हैं। नसीम राजपूत साहब बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, अब देखना ये होगा प्लेइंग 11 क्या सिलेक्ट की जाती है कोचेस की जानिब से, वहाँ पर टीम मैनेजमेंट की जानिब से। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।